परिचय। मेरा नाम निक कैरवे है। मैं 70 साल पहले एक बड़े शहर में पैदा हुआ था। मेरे पिता का विश्वविद्यालय न्यू हेवन, कनेक्टिकट में येल था और मैं भी वहीं गया था। मैंने 1915 में स्नातक किया और फिर महान युद्ध में लड़ने चला गया। जब मैं युद्ध से वापस आया तो मध्य पश्चिम में जीवन नीरस था। मैं स्थिर नहीं रह सका। मैंने पूर्व में जाकर बॉन्ड व्यवसाय सीखने का फैसला किया। मेरे पिता ने पहले साल के लिए मेरे खर्च का भुगतान करने पर सहमति जताई। इसलिए 1922 में मैं न्यूयॉर्क चला गया। मैंने कई सालों तक पूर्व में रहने की योजना बनाई थी, लेकिन मैं वहां केवल एक गर्मियों के लिए गया था। ये पुस्तक उस गर्मियों की कहानी है। मैं वसंत ऋतु में न्यूयॉर्क पहुंचा। मौसम पहले से ही गर्म था और शहर गर्म और असहज था। मैंने रहने के लिए सस्ते घर की तलाश की। मुझे न्यूयॉर्क से लगभग 20 मील दूर वेस्ट एग गांव के पास एक छोटा सा घर मिला। मेरा घर लॉन्ग आइलैंड पर समुद्र के पास था। ये दो विशाल घरों के बीच में था जो करोड़पतियों के लिए बनाए गए थे। मेरे घर के दाईं ओर के घर में एक स्विमिंग पूल था और उसके चारों ओर सुंदर लॉन और बगीचे थे। ये गैट्सबी का घर था और यह गैट्सबी की कहानी है, लेकिन निश्चित रूप से मैं तब गैट्सबी को नहीं जानता था। 1. टॉम और डेजी। उस वसंत में सूरज हर दिन चमकता था। मैं पहले तो पूर्व में अकेला था, लेकिन मुझे लगा कि यह मेरे जीवन की असली शुरुआत थी। मैं ताज़ी हवा में टहलता था। मैंने किताबें खरीदी। मैंने कड़ी मेहनत की। मैं खुद को एक सफल व्यवसायी बनाने की कोशिश कर रहा था। एक शाम फोन की घंटी बजी। यह मेरी चचेरी बहन डेजी का फोन था। हेलो निक, उसने अपनी नर्म आवाज में कहा। क्या तुम जानते हो कि हम पड़ोसी हैं? टॉम और मैं खाड़ी के उस पार ईस्ट एग में रहते हैं। मुझे लगता है कि हम आखिरकार बस गए हैं। रात के खाने पर जरूर आना निक। मुझे तुमसे मिलकर बहुत खुशी होगी। बेशक, मैं सहमत हो गया। मैं अपनी चचेरी बहन डेजी से फिर मिलना चाहता था। उसने टॉम बुकानन से शादी कर ली थी, जिसे मैं येल यूनिवर्सिटी में जानता था। टॉम कॉलेज में एक मशहूर फुटबॉल खिलाड़ी था। उसका परिवार बहुत अमीर था और टॉम ने पैसे को लापरवाही से खर्च किया था। अब वो और डेजी शिकागो छोड़ चुके थे, जहां मैंने उन्हें आखिरी बार देखा था। युद्ध के बाद वे अमेरिका और यूरोप की यात्रा कर चुके थे। मुझे विश्वास नहीं था कि वे वास्तव में बस गए थे। वे बहुत अमीर और बहुत बेचैन थे। तो कुछ दिनों बाद मैं ईस्ट एग चला गया। बुकानन का घर बहुत बड़ा था, खाड़ी के किनारे। लॉन और बगीचे घर से शुरू होकर समुद्र तक जाते थे। दोपहर हो चुकी थी और मौसम गर्म और हवा वाला था। घर के सामने की सभी खिड़कियां खुली हुई थीं। टॉम बुकानन पोर्च पर खड़ा था। उसकी टांगें चौड़ी थीं। वो लगभग 30 साल का गोरा चिट्टा आदमी था। उसने शानदार घुड़सवारी के कपड़े पहने थे और उसका शरीर मजबूत और क्रूर लग रहा था। हमने धूप वाले बरामदे में कुछ मिनट तक बातें की। टॉम ने मुझसे कहा, मुझे यहाँ एक अच्छी जगह मिल गई है। उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे घर के बाहर का नज़ारा दिखाया। फिर हमने गुलाब के बगीचे को देखा और समुद्र की ओर चल पड़े। डॉक 10 के अंत में एक बड़ी मोटरबोट थी। टॉम ने कहा, अब अंदर आओ और डेजी को देखो। हम घर के अंदर चले गए और एक ऊंचे कमरे में पहुंच गए जिसके दोनों तरफ खिड़कियां थीं। खिड़कियां खुली थीं और हवा पर्दों को छत की तरफ उड़ा रही थी, फिर नीचे मोटे कालीन की तरफ। 2 युवतियां एक बड़े से सोफे पर बैठी थीं। उनके सफ़ेद कपड़े हवा में उड़ रहे थे जब तक कि टॉम ने खिड़कियां बंद नहीं कर दीं। सोफे पर बैठी छोटी लड़की मिस बेकर थी। दूसरी लड़की मेरी चचेरी बहन डेजी थी। डेजी आगे झुकी और एक प्यारी सी हंसी दी। मैं तुम्हें फिर से देखकर बहुत खुश हूँ, डेजी ने कहा। उसकी आंखें चमकीली और उत्साहित थीं, लेकिन उसकी मुस्कान उदास थी। मैंने डेजी को बताया कि मैं न्यूयॉर्क जाते समय शिकागो में रुका था। बहुत सारे दोस्तों ने उसे अपना प्यार भेजा था। ये बहुत बढ़िया है, डेजी ने चिल्लाते हुए कहा। चलो वापस चलते हैं, टॉम। कल मैं यहीं पूर्व में रह रहा हूँ, टॉम ने दृढ़ता से कहा। मैं कभी कहीं और नहीं रहूँगा। उसी समय पे पदार्थ लाए गए।
मिस बेकर ने एक भी नहीं लिया। नहीं, धन्यवाद, उसने कहा। मैं प्रशिक्षण में हूँ। टॉम ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। तुम हो? उसने अपना ड्रिंक लिया और जल्दी से पी गया। मुझे नहीं पता कि तुम कोई काम कैसे कर लेते हो। मैंने मिस बेकर को देखा और सोचा कि उसने क्या किया। दुबली पतली, भूरी आंखों वाली और पीला, दुखी चेहरा। मुझे यकीन था कि मैंने उसे पहले भी देखा है। तुम वेस्ट एग में रहते हो? मिस बेकर ने मुझसे कहा। मैं वहाँ किसी को जानती हूँ। गैट्सबी। तुम गैट्सबी को जानते ही होगे। गैट्सबी? डेज़ी ने जल्दी से पूछा। क्या गैट्सबी? इससे पहले कि मैं जवाब दे पाता, हमें बताया गया कि डिनर तैयार है। टॉम बुकानन मुझे कमरे से बाहर ले गए। हम बाहर बरामदे में खाना खा रहे थे। मेज पर 4 मोमबत्तियां जल रही थीं। मोमबत्तियां क्यों? डेज़ी ने उन्हें बुझाते हुए कहा। मोमबत्तियां जलाने के लिए अभी पर्याप्त अंधेरा नहीं है। मिस बेकर मेज पर बैठ गईं और जम्हाई लेने लगीं। हमें कुछ करना चाहिए, उसने थकी हुई आवाज में कहा। ठीक है, डेज़ी ने कहा। हमें क्या करना चाहिए? लोग क्या करते हैं? क्या करोगे, निक? उसने मुझसे पूछा। जब डिनर लगभग खत्म हो गया, तो घर में फोन की घंटी बजी। बटलर 15 बाहर आया और टॉम से धीरे से कुछ कहा। टॉम बिना कुछ कहे उठ खड़ा हुआ और अंदर चला गया। डेज़ी ने मेज के उस पार मेरी तरफ देखकर मुस्कुराया। फिर वह अचानक खड़ी हुई और तेजी से घर के अंदर चली गई। मिस बेकर अपनी कुर्सी पर आगे की ओर झुकी हुई थी। मैंने कहना शुरू किया, मिस्टर गैट्सबी मेरे पड़ोसी हैं। शशिश, बात मत करो। मैं देखना चाहती हूँ कि क्या होता है, मिस बेकर ने कहा। क्या कुछ हो रहा है? मैंने पूछा। क्या तुम्हें नहीं पता? मिस बेकर ने कहा। टॉम की न्यूयॉर्क में एक महिला है। मुझे लगा कि सबको पता है, लेकिन उसे घर पर फोन नहीं करना चाहिए, है न? उसी क्षण डेज़ी और टॉम एक साथ वापस आ गए। डेज़ी ने कहा, हमें बहुत दुख है कि हमें आपको छोड़कर जाना पड़ा। मोमबत्तियां फिर से जलाई गईं। हम कुछ देर तक चुपचाप बैठे रहे, अपनी शराब खत्म की। फिर टॉम और मिस बेकर वापस चले गए। घर में प्रवेश करते ही डेज़ी ने अपनी कोहनियां मेज पर टिका दी और अपना सिर अपने हाथों पर टिका लिया। हम एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से नहीं जानते, निक, उसने धीरे से कहा। तुम मेरी शादी में नहीं आए। मैं युद्ध से वापस नहीं आया था। ये सच है। खैर, निक, मेरा बहुत बुरा समय रहा है। मुझे अब किसी भी चीज़ की परवाह नहीं है। क्या मैं तुम्हें बताऊं कि जब मेरी बेटी पैदा हुई थी, तो मैंने क्या कहा था करना? खैर, जब मुझे पता चला कि मेरी एक लड़की है तो मैं रो पड़ी। फिर मैं खुश हुई। मुझे उम्मीद है कि वो मूर्ख होगी। एक लड़की के लिए यही सबसे अच्छी बात है, एक सुंदर छोटी मूर्ख। मुझे लगता है कि जीवन भयानक है, निक। मैं हर जगह गई हूँ और सब कुछ किया है, और मुझे ये सब नफरत है। जब डेज़ी बोल रही थी, तो मैंने उस पर विश्वास किया। मुझे भी उसके लिए दुख हुआ। फिर मैंने उसके प्यारे चेहरे पर एक अप्रिय सी मुस्कान देखी और मुझे पता चल गया कि वह सच नहीं बोल रही थी। घर के अंदर टॉम और मिस बेकर लंबे सोफे पर बैठे थे। वह जोर जोर से कोई पत्रिका पढ़ रही थी और रोशनी उसके सुनहरे बालों पर पड़ रही थी। जैसे ही डेज़ी और मैं अंदर आए, मिस बेकर ने पत्रिका नीचे फेंक दी और खड़ी हो गईं। 10 बज गए हैं, उसने कहा। मेरे लिए बिस्तर पर जाने का समय हो गया है। डेज़ी ने बताया, जॉर्डन कल बड़े गोल्फ मैच में खेलेगा। ओह, आप जॉर्डन बेकर हैं, मैंने कहा। मैंने अखबारों में उसकी तस्वीर देखी थी। मैंने उसके बारे में एक कहानी भी सुनी थी कि कैसे उसने गोल्फ मैच में बुरा व्यवहार किया था। शुभ रात्रि, मिस्टर कैरवे, जॉर्डन ने धीरे से कहा। मैं आपसे फिर कभी मिलूंगा। बेशक तुम ऐसा करोगे, डेज़ी ने कहा। मुझे लगता है कि मैं तुम्हारी शादी तय कर दूंगी। मैं हमेशा तुम दोनों को साथ में बुलाऊंगी और शुभ रात्रि, मिस बेकर ने सीढ़ियों से पुकारा। मैंने एक शब्द भी नहीं सुना। वो एक अच्छी लड़की है, टॉम ने एक क्षण बाद कहा, लेकिन उसे अकेले पूरे देश में यात्रा नहीं करनी चाहिए। लेकिन निक अब उसकी देखभाल करेगा, है न निक? डेज़ी ने कहा। जॉर्डन मेरे गृह नगर से है, निक। हम साथ साथ बड़े हुए हैं। टॉम ने डेज़ी की ओर ध्यान से देखा।
क्या तुम निक को राज बता रही हो? उसने पूछा। क्या मैंने ऐसा किया है? डेज़ी ने मुस्कुराते हुए मुझसे कहा। हमने किस बारे में बात की, निक? मुझे याद नहीं आ रहा। टॉम ने कहा। निक, वह जो कुछ भी तुम्हें बताती है, उस पर विश्वास मत करो। कुछ मिनट बाद मैं घर चला गया। टॉम और डेज़ी दरवाजे पर आए और साथ खड़े हो गए। दो अमीर लोग, जिनके पास वो सब कुछ था जो वो चाहते थे। लेकिन डेज़ी ने मुझे बताया था कि वो दुखी है, और टॉम की न्यूयॉर्क में एक महिला थी। जब मैं वेस्ट एग वापस आया तो मैं अपने घर के बाहर कुछ देर बैठा रहा। चांद की चमकीली रोशनी में एक बिल्ली चुपचाप बगीचे में घूम रही थी। जब मैंने उसे देखने के लिए अपना सिर घुमाया तो मैंने पाया कि मैं अकेला नहीं था। 50 फीट दूर गेट्सबी के घर के लॉन पर कोई खड़ा था। वह आदमी एकदम शांत खड़ा था, उसके हाथ उसकी जेबों में थे। मुझे यकीन था कि यह मिस्टर गेट्सबी ही थे। मैं लगभग उसे पुकारने ही वाला था, लेकिन वह अकेले रहने में खुश लग रहा था। उसने धीरे धीरे अपनी बाहें गहरे पानी की ओर फैला दी। मैंने भी समुद्र की ओर देखा। एक हरी रोशनी थी, बहुत छोटी और दूर। जब मैंने फिर से गेट्सबी की तरफ देखा तो वह जा चुका था। मैं अब अंधेरी रात में अकेली थी। 2 मर्टल विल्सन। वेस्ट एग और न्यूयॉर्क के बीच में रेलरोड 16 एक गंदी, सनकरी नदी को पार करता है। ट्रेनें हमेशा वहां इंतजार करती हैं। इसी वजह से मैं पहली बार टॉम बुकानन की मालकिन 17 से मिला था। एक रविवार की दोपहर टॉम और मैं ट्रेन से न्यूयॉर्क जा रहे थे। मैं देख सकता था कि टॉम शराब पी रहा था। जब हम नदी के पास पहुंचे तो ट्रेन हमेशा की तरह रुक गई। रेल मार्ग के किनारे एक धूल भरी सड़क थी। यह एक बदसूरत जगह थी। अचानक टॉम खड़ा हुआ और मेरा हाथ पकड़ लिया। चलो, उसने कहा, मैं चाहता हूं कि तुम मेरी लड़की से मिलो। नीचे कूदो। और उसने मुझे ट्रेन से उतारकर धूल भरी सड़क पर ले गया। मैं टॉम के पीछे पीछे उस एकमात्र इमारत तक गया जो नजर आ रही थी। इमारत में 3 दुकानें थीं और एक गराज था। साइनबोर्ड पर लिखा था, मरम्मत जॉर्ज बी विल्सन। कारें खरीदी और बेची गईं। टॉम और मैं गैराज में गए। कोने में एक धूल भरी पुरानी कार खड़ी थी। जब मैं आश्चर्य से इधर उधर देख रहा था तो एक दुबला पतला आदमी ऑफिस से बाहर आया। हेलो, विल्सन। 18 वर्षीय बूढ़ा आदमी, टॉम चिल्लाया। कारोबार कैसा चल रहा है? बुरा नहीं है, विल्सन ने दुखी होकर कहा। आप मुझे वह कार कब बेचेंगे? अगले सप्ताह। मेरा ड्राइवर अभी इस पर काम कर रहा है, विल्सन ने कहा। वह धीमी गति से काम करता है न? नहीं, वो ऐसा नहीं करता। और अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो मैं इसे किसी और को बेच सकता हूँ, टॉम ने गुस्से से कहा। मेरा यह मतलब नहीं है, विल्सन ने कहा। उसकी आवाज़ बंद हो गई। मैंने सीढ़ियों पर कदमों की आवाज़ सुनी। तभी एक महिला दरवाजे पर खड़ी थी। वह 30 के आसपास की थी। वह सुंदर तो नहीं थी, लेकिन उसका चेहरा और शरीर जीवन से भरा हुआ था। वह धीरे से मुस्कुराए और अपने पति के पास से चली गई। उसने टॉम से हाथ मिलाया और उसकी आंखों में देखा। उसने कहा, जॉर्ज, तुम कुछ कुर्सियां क्यों नहीं ले आते ताकि सभी लोग बैठ सकें? ठीक है, जॉर्ज, विल्सन ने जल्दी से कहा और वह छोटे से कार्यालय की ओर चला गया। मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, टॉम ने जल्दी से महिला से कहा। अगली ट्रेन पकड़ लो, मैं न्यूयॉर्क में तुमसे मिलूंगा। ठीक है। वह दूर चली गई। जॉर्ज विल्सन 2 धूल भरी कुर्सियां लेकर बाहर आया, लेकिन टॉम पहले ही जाने के लिए मुड़ चुका था। जब हम अगली ट्रेन का इंतजार कर रहे थे तो टॉम ने कहा, मर्टल का चले जाना अच्छा है। क्या उसके पति को इसकी परवाह नहीं है? विल्सन, उसे लगता है कि वह अपनी बहन से मिलने न्यूयॉर्क जाती है। वह मूर्ख है, और इसलिए टॉम बुकानन, उसकी लड़की और मैं न्यूयॉर्क चले गए। लेकिन श्रीमती विल्सन ट्रेन के दूसरे हिस्से में बैठी थीं। न्यूयॉर्क के स्टेशन पर उन्होंने पत्रिकाएं और इत्र खरीदा। हम सब एक टैक्सी में सवार हो गए। लगभग तुरंत ही श्रीमती विल्सन ने ड्राइवर को रुकने के लिए कहा। एक बूढ़ा आदमी पिल्लों की टोकरी लेकर सड़क के किनारे खड़ा था।
मुझे इनमें से एक कुत्ता चाहिए, श्रीमती विल्सन ने कहा। अपार्टमेंट में एक कुत्ता होना अच्छा रहेगा। 19। वे किस तरह के हैं? उसने उस आदमी से पूछा। मुझे एक पुलिस कुत्ता चाहिए। बूढ़े आदमी ने टोकरी में देखा। मेरे पास सभी प्रकार के कुत्ते हैं, मैडम, उसने एक पिल्ला बाहर निकालते हुए कहा। टॉम ने कहा, वह पुलिस का कुत्ता नहीं है। बूढ़े आदमी ने कहा, नहीं, मुझे लगता है कि यह प्यारा है। 20। मर्टल विल्सन ने कहा, इसकी कीमत कितनी है? $10, महोदया। ये रहा आपका पैसा, टॉम ने अधीरता से उस आदमी से कहा। आप इससे 10 और कुत्ते पा सकते हैं। हम फिफ्थ एवेन्यू 21 पर पहुंचे और मैंने उन्हें वहीं छोड़ने की कोशिश की। नहीं, आपको नहीं चाहिए, टॉम ने जल्दी से कहा। मर्टल चाहती है कि तुम अपार्टमेंट देखो, है न, मर्टल? जरूर 22। मर्टल विल्सन ने कहा। मैं अपनी बहन कैथरीन को फोन करूंगी। लोग कहते हैं कि वह बहुत खूबसूरत है। इसलिए हम गाड़ी चलाते रहे और अपार्टमेंट हाउस के पास पहुंच गए। मर्टल विल्सन रानी की तरह टैक्सी से उतरी। मैं मैक्कीज को ऊपर आने के लिए कहने जा रही हूँ, उसने लिफ्ट में कहा। 23। वे नीचे के अपार्टमेंट में रहते हैं और मैं अपनी बहन को भी फोन करूंगी। बेशक। अपार्टमेंट में सबसे ऊपरी मंजिल पर 4 छोटे कमरे थे। लिविंग रूम में फर्नीचर की भरमार थी। श्रीमती विल्सन ने लिफ्ट बॉय को कुत्ते के लिए खाना खरीदने के लिए भेजा। टॉम ने बंद अलमारी से विस्की की एक बोतल निकाली। मैं अपने जीवन में सिर्फ 2 बार ही नशे में रहा हूँ। दूसरी बार उस दोपहर को। मुझे याद है कि मर्टल विल्सन टॉम के घुटने पर बैठी थी। कुछ समय बाद मैं कुछ सिगरेट खरीदने के लिए बाहर गया। जब मैं वापस आया तो लिविंग रूम खाली था, तो मैं बैठ गया, वहां धूम्रपान और पत्रिकाएं पढ़ते हुए। जैसे ही टॉम और मर्टल दूसरे कमरे से बाहर आए, बहन कैथरीन आ गई। वो लगभग 30 साल की थी, पतली और लाल बालों वाली, और उसका चेहरा सफ़ेद था। फिर मैक्की नीचे के अपार्टमेंट से ऊपर आए। मर्टल विल्सन ने अपनी ड्रेस बदल ली थी। ये बहुत टाइट थी और महंगी लग रही थी। उसकी हंसी और चलने का तरीका भी बदल गया था। वही एक अमीर, फैशनेबल महिला की तरह बोलती और चलती थी। मुझे आपकी पोशाक पसंद है, श्रीमती मैक्की ने कहा। ये पुरानी ड्रेस, यह मेरे पास कई सालों से है, मर्टल ने हंसते हुए कहा। कुछ पी लो, टॉम ने मैक्की से कहा। मर्टल, सब सोने से पहले थोड़ी और बर्फ ले आओ। मैंने लड़के को बर्फ के बारे में बताया, मर्टल ने गुस्से से कहा। ये लोग, तुम्हें उन्हें हर समय बताना पड़ता है। मर्टल की बहन कैथरीन मेरे पास सोफे पर बैठ गई। क्या आप भी लॉन्ग आइलैंड में रहते हैं? उसने मुझसे पूछा। मैं वेस्ट एग में रहता हूँ। सच में? मैं करीब 1 महीने पहले वहाँ एक पार्टी में गया था, गैट्सबी नाम के एक आदमी के घर पर। क्या तुम उसे जानते हो? मैं उसके बगल में रहता हूँ। क्या आप जानते हैं? वह बहुत अमीर है, आप जानते हैं। लोग कहते हैं कि उसे जर्मनी से पैसा मिला है, युद्ध में। मुझे उससे डर लगता है। कैथरीन पास आई और कमरे के उस पार टॉम और मर्टल को देखने लगी। दोनों ही शादीशुदा जिंदगी से खुश नहीं है, उसने कहा। लेकिन टॉम की पत्नी कैथोलिक है, वो उसे तलाक नहीं देगी। मुझे पता था कि यह झूठ है और मैं हैरान था। तुमने विल्सन से शादी क्यों की, मर्टल? कैथरीन ने कमरे में से आवाज लगाई। किसी ने तुम्हें ऐसा करने के लिए मजबूर नहीं किया। मर्टल हंसा। खैर, मैंने सोचा कि वह एक सज्जन व्यक्ति है। मैं पागल हो गया हूँ। टॉम ने अब लिफ्ट बॉय को कुछ सैंडविच और विस्की की दूसरी बोतल खरीदने के लिए भेजा। मैं घर जाना चाहता था। मैं खिड़की के पास गया और नीचे अंधेरी गली में देखा। क्या लोग हमारी रोशन खिड़की की ओर देख रहे थे और सोच रहे थे कि क्या हो रहा है? मर्टल विल्सन ने मुझे फिर से बैठने के लिए बुलाया। उसने मुझे टॉम के साथ अपनी पहली मुलाकात के बारे में बताना शुरू किया। ये ट्रेन में हुआ था, उसने कहा। हम एक दूसरे को देखते रह गए। जब हम न्यूयॉर्क पहुंचे तो हम साथ में टैक्सी में सवार हो गए। मैं इतनी उत्साहित थी कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि हम कहाँ जा रहे हैं। लेकिन मुझे इसकी परवाह नहीं थी। आप हमेशा के लिए नहीं जी सकते, आप जानते हैं। आप हमेशा के लिए नहीं जी सकते। कमरा मर्टल की जोरदार,
झूठी हंसी से भर गया। वह मिसेज मैक्की की ओर मुड़ी। मेरी प्यारी, मर्टल ने कहा, मैं तुम्हें ये ड्रेस देने जा रही हूँ। कल मुझे एक और ड्रेस मिलेगी। मुझे कुत्ते के लिए कॉलर, एस्ट्रे खरीदने के लिए बहुत सारी चीजें चाहिए और मुझे हेयरड्रेसर के पास भी जाना है। 9 बज रहे थे। फिर मैंने अपनी घड़ी देखी तो 10 बज रहे थे। कमरा धुएं से भरा हुआ था। लोग आ जा रहे थे। कमरे में एक दूसरे से चिल्ला रहे थे। लगभग आधी रात को टॉम और मर्टल में बहस होने लगी। डेज़ी, 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 मर्टल विल्सन चिल्ला रही थी। मैं जब चाहूंगी उसका नाम बोलूंगी। डेज़ी, डे। टॉम बुकानन ने एक छोटी, कठोर हरकत के साथ उसकी नाक पर वार किया। मर्टल दर्द से चिल्ला उठी। किसी ने तौलिए मंगवाए। फिर खून से लथपथ तौलिए फर्श पर बिखर गए। लोग चीख रहे थे और चिल्ला रहे थे। मर्टल विल्सन, वह सोफे पर लेटी थी। उसकी नाक से अभी भी खून बह रहा था और वह जोर जोर से रो रही थी। मैक्की उठे और दरवाजे की ओर चल दिए। मैंने अपनी टोपी उठाई और उनके पीछे पीछे बाहर चला गया। हम दोनों साथ साथ लिफ्ट से नीचे उतरे। उस समय मैं स्टेशन पर था, आधी नींद में, वेस्टेग जाने वाली सुबह की ट्रेन का इंतजार कर रहा था। 3. मैं गैट्सबी से मिला। मेरे पड़ोसी, मिस्टर गैट्सबी, पूरी गर्मियों में पार्टियां करते रहे। लगभग हर रात उनका घर और बगीचे संगीत से भरे रहते थे। पुरुष और महिलाएं खूबसूरत फूलों के बीच टहलते, हंसते, बातें करते और शैंपेन पीते हुए। दोपहर में गैट्सबी के मेहमान 28 समुद्र में तैरते थे या उसके समुद्र तट पर बैठते थे। उसकी मोटरबोट खाड़ी के पार दहाड़ती थी। हर सप्ताहांत गैट्सबी की कारें उसके मेहमानों को शहर से ले जाती थीं। गैट्सबी के बगीचों में पेड़ों पर रंग बिरंगी लाइटें लटकी हुई थीं। न्यूयॉर्क से स्वादिष्ट भोजन लाया गया था और उसे पेड़ों के नीचे लंबी मेजों पर रखा गया था। हर तरह का पेय पदार्थ उपलब्ध था। 7 बजे बैंड ने बजाना शुरू कर दिया। न्यूयॉर्क से गाड़ियां गैट्सबी के घर के बाहर खड़ी थीं। जल्द ही सभी लोग थोड़े नशे में थे और ऐसे लोगों से बात कर रहे थे जिनसे वे पहले कभी नहीं मिले थे। जैसे जैसे अंधेरा होता गया, रोशनी बढ़ती गई। संगीत और हंसी मजाक अब और भी तेज हो गया। और भी लोग आने लगे। एक लड़की बैंड के साथ गाने लगी। पार्टी शुरू हो गई थी। इन सभी लोगों को गैट्सबी के घर पर आमंत्रित नहीं किया गया था। सभी तरह के लोग लॉन्ग आइलैंड की ओर निकल पड़े और गैट्सबी के दरवाजे के बाहर रुक गए। फिर वे पार्टी में शामिल हो गए और अच्छा समय बिताने लगे। कभी कभी उन्हें गैट्सबी से मिलवाया जाता था, कभी कभी वे उसे कभी नहीं देखते थे। एक दिन मुझे गैट्सबी की एक पार्टी में आमंत्रित किया गया। जैसे ही मैं वहां पहुंचा, मैंने गैट्सबी को उसके निमंत्रण के लिए धन्यवाद देने के लिए ढूंढना शुरू कर दिया। लेकिन कोई नहीं जानता था कि वह कहाँ है। जब मैं ड्रिंक लेने गया तो मैंने जॉर्डन बेकर को देखा। मैं उसकी तरफ बढ़ा। मुझे खुशी हुई कि मैं किसी को जानता था। जॉर्डन ने कहा, मैंने सोचा था कि तुम यहीं होगे। हमने अपने ड्रिंक्स लिए और एक पेड़ के नीचे एक छोटी सी मेज पर बैठ गए। जॉर्डन एक पीले रंग की ड्रेस पहनी लड़की से बात करने लगा। क्या तुम अक्सर इन पार्टियों में आती हो? जॉर्डन ने उससे पूछा। मैं जब भी मौका मिलता है यहाँ आती हूँ, लड़की ने कहा। कोई भी परवाह नहीं करता कि मैं क्या करती हूँ, इसलिए मैं हमेशा अच्छा समय बिताती हूँ। पिछली बार जब मैं यहाँ आई थी तो मैंने अपनी ड्रेस फाड़ दी थी। क्या आप जानते हैं, गैट्सबी ने मुझे एक नई ड्रेस भेजी थी। इसकी कीमत उसे $265 पड़ी थी। एक और लड़की ने कहा, ऐसे आदमी में कुछ अजीब बात होती है। वो किसी से कोई परेशानी नहीं चाहता। वो टेबल के दूसरी तरफ झुकी और बोली, किसी ने मुझे बताया कि गैट्सबी ने एक आदमी को मार डाला। एक आदमी ने कहा, मैंने सुना है कि वो एक जर्मन जासूस था। ओह नहीं, वो युद्ध में अमेरिकी सेना में था, लेकिन मुझे यकीन है कि उसने एक आदमी को मार डाला है, किसी और ने कहा, और लड़कियां उत्साह से हंस पड़ीं। अब खाना परोसा जा रहा था। जॉर्डन और मैं अपनी मेज से उठे और गैट्सबी को ढूंढने चले गए। बगीचे में बार में भीड़ थी, लेकिन गैट्सबी वहां नहीं था। हम घर में घुसे, दरवाज़ा खोला और खुद को लाइब्रेरी में पाया।
एक मोटा, अधेड़ उम्र का आदमी झुका हुआ था। वह मेज के सामने बैठा था। उसने अपने गोल चश्मे से हमें घूरा। तुम क्या सोचते हो? उसने पूछा। ये सारी किताबें ये असली हैं? क्या वे हैं? जरूर। मुझे लगा कि वे कार्डबोर्ड से बने हैं। देखो, गैट्सबी बहुत होशियार है, वह सब कुछ ठीक करता है। और उस आदमी ने हमारे सामने एक किताब तान दी। तुम यहाँ कैसे आए? मोटे आदमी ने पूछा। मुझे लाया गया। मैं 1 सप्ताह से नशे में हूँ। उसने हमसे हाथ मिलाया और मुस्कुराया। जॉर्डन और मैं उसे छोड़कर बगीचे में वापस चले गए। लोग अब नाच रहे थे। आवाजें और हंसी बहुत तेज थी। चांद आसमान में ऊंचा था। बड़े गिलासों में शैंपेन परोसी जा रही थी। जॉर्डन और मैं एक मेज पर बैठे, मेरी ही उम्र के एक अच्छे कपड़े पहने आदमी के साथ। मैं अब आनंद ले रहा था। संगीत एक पल के लिए रुक गया। हमारी मेज पर बैठे आदमी ने मेरी तरफ देखा और मुस्कुराया। मुझे लगता है कि मैं आपका चेहरा पहचानता हूँ, उस आदमी ने कहा। क्या आप युद्ध के दौरान फ्रांस में नहीं थे? हाँ, मैं था। मैं भी, उसने कहा। हमने कुछ मिनट तक युद्ध के बारे में बात की। फिर उस आदमी ने मुझे बताया कि उसके पास एक नई मोटरबोट है। क्या तुम सुबह मेरे साथ बाहर चलना चाहोगे, पुराने खिलाड़ी? उसने पूछा। जरूर। कितने बजे? मान लीजिए 9 बजे हैं। मैंने बगीचे में चारों ओर देखा और मुस्कुराया। यह एक असामान्य पार्टी है, मैंने उस आदमी से कहा। मैंने अभी तक अपने मेजबान को नहीं देखा है। गैट्सबी ने आज सुबह मुझे निमंत्रण भेजा है। मुझे उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। वह आदमी आश्चर्य से मेरी ओर देखने लगा। मैं गैट्सबी हूँ, उसने कहा। मुझे लगा कि तुम जानते हो, पुराने दोस्त। मैं बहुत अच्छा मेजबान नहीं हूँ, है न? गैट्सबी मुस्कुराया। उसकी मुस्कान बहुत ही प्यारी थी। उसकी मुस्कान ने मुझे महत्वपूर्ण महसूस कराया। मैंने गैट्सबी को दिलचस्पी से देखा। वह एक सख्त दिखने वाला युवक था, लेकिन उसके कपड़े और व्यवहार बहुत ही सुंदर थे। तभी बटलर जल्दी से हमारी मेज पर आया। गैट्सबी खड़ा हुआ और हम में से हर एक को झुककर प्रणाम किया। शिकागो फोन पर है, आपको मुझे माफ करना होगा, उसने विनम्रता से कहा। कृपया जो भी मांगना हो, पुराने दोस्त। मैं आपसे बाद में फिर मिलूंगा। जब गैट्सबी घर के अंदर गया, तो मैंने पूछा, वो कौन है, जॉर्डन? क्या कोई जानता है? वह गैट्सबी नाम का आदमी है। मुझे बस इतना ही पता है। लेकिन वह कहाँ से है? वह क्या करता है? अब तुम्हें उसमें दिलचस्पी हो गई है, जॉर्डन मुस्कुराया। हर किसी को होती है। उसने मुझे एक बार बताया था कि वह ऑक्सफोर्ड, इंग्लैंड में पढ़ा था। लेकिन मुझे इस पर यकीन नहीं होता। क्यों नहीं? मुझे नहीं पता, लेकिन किसे परवाह है? उसके पास अच्छे शिष्टाचार हैं और वह बड़ी पार्टियां देता है। मुझे बड़ी पार्टियां पसंद हैं। ड्रमों की जोरदार आवाज हुई और बैंड का नेता बोला, मिस्टर गैट्सबी के लिए एक नई जैज़ धुन, उन्होंने चिल्लाकर कहा। बैंड बजने लगा। मैंने देखा कि गैट्सबी अपने घर के सामने सफ़ेद सीढ़ियों पर अकेला खड़ा था। उसका चेहरा सांवला था 33 और उसके बाल छोटे कटे हुए थे। गैट्सबी वहां बहुत सीधा खड़ा था, उसके हाथ जेबों में थे। मुझे आश्चर्य हुआ कि लोग उससे थोड़ा डरते क्यों थे। जब जैज़ की धुन खत्म हुई, तो हर लड़की ने अपने सबसे नज़दीकी आदमी को चूमा और आधी नशे में उसकी बाहों में गिर पड़ी। लेकिन कोई लड़की नहीं थी गैट्सबी की बाहों में। वह सीढ़ियों पर अकेला खड़ा था। बटलर हमारी मेज पर वापस आया। मिस बेकर, उन्होंने कहा, मिस्टर गैट्सबी आपसे बात करना चाहते हैं। मेरे लिए। जॉर्डन धीरे से उठा और घर में चला गया। अब लगभग 2 बज चुके थे। कोई गाना गा रहा था। मैं सुनने के लिए घर के अंदर गया। एक लंबी महिला पियानो के पास खड़ी थी, बहुत नशे में थी। गाते समय वह रो पड़ी। अचानक उसने अपना गिलास गिरा दिया और वापस कुर्सी पर गिर गई, गहरी नींद में। घर जाने का समय हो गया था। जैसे ही मैं दरवाजे की ओर बढ़ा, जॉर्डन बेकर और गैट्सबी एक साथ लाइब्रेरी से बाहर आ गए। मैंने सबसे चौंकाने वाली बात सुनी है, जॉर्डन ने मुझे धीरे से बताया। लेकिन मैं तुम्हें इसके बारे में नहीं बता सकती, यह एक रहस्य है। उसने जम्हाई ली। मुझे जाना चाहिए। मेरे दोस्त इंतजार कर रहे हैं।
मुझे फ़ोन करो। कुछ मेहमान गैट्सबी के पास खड़े थे। मैं अलविदा कहने के लिए उनके पास गया। मत भूलना हम नाव में जा रहे हैं, पुराने दोस्त, उसने कहा। 9 बजे। तब बटलर ने कहा, फिलाडेल्फिया आपसे फ़ोन पर बात करना चाहता है, मिस्टर गैट्सबी, सर। ठीक है, 1 मिनट रुको। गैट्सबी ने मेरी ओर मुस्कुराया। शुभ रात्रि, पुराने दोस्त, शुभ रात्रि। मैं सीढ़ियों से नीचे उतरा। 1 दर्जन कारों की लाइटें बगीचों पर चमक रही थीं। नशे में धुत लोग शुभ रात्रि कह रहे थे। मैं चांदनी रात में लॉन पर टहल रहा था। गाड़ियां चली गईं। बगीचे शांत और खाली थे। गैट्सबी अकेला ही सफ़ेद सीढ़ियों पर खड़ा होकर अलविदा कह रहा था। 4. मैं गैट्सबी के साथ लंच करता हूँ। उस गर्मी में मैंने बहुत मेहनत की। मैं बहुत से व्यावसायिक लोगों से मिला और मैं अपने काम को समझने लगा। मुझे पूर्व में रहना अच्छा लगा। मुझे न्यूयॉर्क और उसके लोगों की भीड़ पसंद आई। मैंने कुछ समय तक जॉर्डन बेकर को नहीं देखा। फिर गर्मियों के मध्य में हम फिर मिले। क्या मैं जॉर्डन से प्यार करता था? मुझे नहीं लगता, लेकिन मुझे उसके साथ रहना अच्छा लगा। गैट्सबी लगातार पार्टियां देता रहा और जॉर्डन और मैं उनमें से कुछ में गए। सभी सबसे फैशनेबल लोग गैट्सबी की पार्टियों में जाते थे। वे गैट्सबी के घर आते, उसकी शराब पीते और एक दूसरे को उसके बारे में अजीबोगरीब कहानियां सुनाते। वो एक शराब तस्कर बदमाश है। एक जुआरी। 34 उसने एक आदमी को मार डाला है। ये सारी बातें गैट्सबी के बारे में कही गईं, लेकिन कोई भी उसके बारे में सच्चाई नहीं जानता था। और जब वह पार्टियां देता रहा तो किसी को परवाह नहीं थी। जुलाई के आखिर में एक सुबह गैट्सबी की कार मेरे दरवाजे के बाहर रुकी। ये पहली बार था जब गैट्सबी ने मुझे फ़ोन किया था। गुड मॉर्निंग, ओल्ड स्पोर्ट, उसने कहा। आज तुम मेरे साथ लंच करोगे? हम साथ में न्यूयॉर्क तक ड्राइव कर सकते हैं। गैट्सबी अपनी खूबसूरत पीली कार से बाहर निकला और गर्व से उसके पास खड़ा हो गया। ये सुंदर है न, पुराने खेल? उन्होंने कहा। क्या आपने इसे पहले देखा है? बेशक मैंने इसे देखा था। वेस्ट एग में हर कोई गैट्सबी की कार को जानता था। पीली और चांदी रंग की, ये सुबह की धूप में चमकती थी। हमने खुद को हरे चमड़े की सीटों पर आराम से बैठाया और न्यूयॉर्क के लिए निकल पड़े। मैंने गैट्सबी से पहले ज्यादा बात नहीं की थी। मुझे उसमें दिलचस्पी थी, लेकिन मैं उसके बारे में बहुत कम जानता था। जब वह गाड़ी चला रहा था तो गैट्सबी ने पहले तो कुछ नहीं कहा। फिर अचानक वह बोल पड़ा। देखो, पुराने खिलाड़ी, उन्होंने कहा, तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो? इससे पहले कि मैं कुछ कह पाता, गैट्सबी ने कहा, तुमने मेरे बारे में बहुत सी कहानियां सुनी होंगी। खैर, अब तुम सच सुनने जा रहे हो। मैं मध्य पश्चिम के अमीर लोगों का बेटा हूँ, वे सब अब मर चुके हैं। मैं अमेरिका में पला बड़ा हूँ, लेकिन मेरी शिक्षा ऑक्सफोर्ड में हुई है। मेरा पूरा परिवार वहीं गया था। गैट्सबी ने एक पल के लिए मेरी तरफ देखा। वह तेजी से बोल रहा था और मुझे उसकी एक भी बात पर यकीन नहीं हुआ। मैंने पूछा, आप मध्य पश्चिम के किस भाग से हैं? सैन फ्रांसिस्को। सैन फ्रांसिस्को? लेकिन वह नहीं है। मेरा परिवार मर गया, गैट्सबी ने धीमी, उदास आवाज में कहा। उसके बाद मैं पूरे यूरोप में रहा। मैंने यात्रा की, गहने इकट्ठा किए, जानवरों का शिकार किया। मैं एक बहुत दुखद घटना को भूलने के लिए पैसे खर्च कर रहा था। अब मुझे इतना यकीन हो गया था कि गैट्सबी झूठ बोल रहा था कि मैं लगभग हंस पड़ा। गैट्सबी ने कहा, फिर युद्ध शुरू हुआ, पुराने खेल। मैं खुश था। मैंने मरने की कोशिश की, लेकिन मैं नहीं मर सका। मैं सफल रहा। मैंने पदक जीते 35। देखो, यह उनमें से एक है। गैट्सबी ने अपनी जेब से एक मेडल निकाला। मैंने आश्चर्य से उसे देखा। मैंने पढ़ा, मेजर जे गैट्सबी, असाधारण वीरता के लिए 36। फिर गैट्सबी ने एक तस्वीर निकाली। मैं भी इसे हमेशा अपने साथ रखता हूँ। ऑक्सफोर्ड में लिया गया। फोटो में कुछ युवक कॉलेज के गेट के बाहर खड़े थे। मैंने गैट्सबी को पहचान लिया। तो क्या वह सच बोल रहा था? मैं आपसे एक एहसान मांगने जा रहा हूँ, घन 7, गैट्सबी ने फोटोग्राफ को दूर रखते हुए कहा। इसलिए मैंने आपको अपने बारे में बताया है।
आज दोपहर को आप और अधिक सुनेंगे। आज दोपहर को, हाँ, जब तुम मिस बेकर के साथ चाय पर बैठोगी। मैंने उनसे एक खास मामले पर बात करने को कहा है। गैट्सबी ने गाड़ी तेज चलाई। जब हम विल्सन के गैराज से गुजरे तो मैंने देखा कि मर्टल विल्सन गैस बेच रही थी। हम पुल की ओर दौड़े। नदी के दूसरी ओर न्यूयॉर्क था। शहर को देखकर मैं हमेशा की तरह उत्साहित हो गया। मैंने सोचा, न्यूयॉर्क में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। मैं गैट्सबी की कहानी पर भी विश्वास कर सकता हूँ। दोपहर के समय मैं काम से निकलकर उस रेस्तरां में गया जहां मैं गैट्सबी के साथ लंच कर रहा था। वह पहले से ही वहां मौजूद था, एक छोटे से काले आदमी से बात कर रहा था जिसका सिर बड़ा था। मिस्टर कैरवे, गैट्सबी ने कहा, यह मेरे मित्र मिस्टर मेयर वोल्फशेम हैं। गैट्सबी हमें एक मेज पर ले गया और पे का ऑर्डर दिया। यह एक अच्छा रेस्तरां है, मिस्टर वोल्फशेम ने चारों ओर देखते हुए कहा, लेकिन सड़क के उस पार वाली जगह इससे भी अच्छी है। वह कौन सी जगह है? मैंने पूछा। पुराना मेट्रोपोल, मिस्टर वोल्फशेम ने दुखी होकर कहा। मुझे वह रात याद है जब उन्होंने रोजी रोसेंथल को वहां गोली मार दी थी। उसे गोली मार दी 4 बार और फिर मेरे दोस्त को भगा दिया। बेचारा रोजी, वह एक अच्छा आदमी था। खाना आ गया और मिस्टर वोल्फशाइम ने लालच से खाना शुरू कर दिया। खाना खाते समय वह कमरे में मौजूद सभी लोगों पर नजर रख रहा था। अचानक गैट्सबी ने अपनी घड़ी देखी। वह उठ खड़ा हुआ और जल्दी से बाहर चला गया। उसे फोन करना ही होगा, मिस्टर वोल्फशाइम ने कहा। वह शिकागो के साथ बहुत सारा व्यापार करता है। गैट्सबी एक अच्छा आदमी है न? अच्छा दिखने वाला और एक बेहतरीन सज्जन 39। वह ऑक्सफोर्ड का आदमी है, आप जानते हैं। ओह, क्या वह है? क्या आप गैट्सबी को लंबे समय से जानते हैं? मैंने पूछा। कई साल, वोल्फशेम ने जवाब दिया। मैं उनसे युद्ध के बाद मिला था। वह एक अच्छे परिवार से हैं। वह सभी के साथ सज्जनता से पेश आते हैं, खासकर महिलाओं के साथ। वो कभी किसी दूसरे आदमी की पत्नी की तरफ नहीं देखते। जब गैट्सबी हमारी मेज पर वापस आया तो मिस्टर वोल्फशेम खड़े हो गए और कमरे में चारों ओर देखने लगे। उन्होंने कहा, मैंने अपना दोपहर का भोजन आनंदपूर्वक खाया, लेकिन अब मुझे तुम दोनों युवकों को छोड़कर जाना होगा। और वह जल्दी से चले गए। गैट्सबी ने मुझे बताया, वोल्फसहेम ब्रॉडवे 40 पर काफी प्रसिद्ध है। तो फिर वह कौन है? एक अभिनेता? नहीं, मेयर वोल्फशाइम एक जुआरी है। वह चतुर है, लेकिन उसने कई खतरनाक काम भी किए हैं। क्या वह कभी जेल गया है? वे कुछ भी साबित नहीं कर सकते, पुराने दोस्त। वह बहुत चालाक है। अब जाने का समय हो गया था। जैसे ही हम खड़े हुए, मैंने भीड़ भरे कमरे के दूसरी तरफ टॉम बुकानन को देखा। जब उसने मुझे देखा तो टॉम मेरे पास आया। तुम कहाँ थे? उसने गुस्से से मुझसे पूछा। डेज़ी जानना चाहती है कि तुमने फ़ोन क्यों नहीं किया। मैंने कहा, यह मिस्टर गैट्सबी, मिस्टर बुकानन है। दोनों व्यक्तियों ने बिना कुछ बोले हाथ मिलाया। गैट्सबी के चेहरे पर एक अजीब सा भाव था। टॉम ने मुझसे पूछा, आप कैसे हैं? और आप यहाँ खाना क्यों खा रहे हैं? मैं मिस्टर गैट्सबी के साथ लंच कर रहा हूँ। और मैं गैट्सबी से बात करने के लिए मुड़ा, लेकिन वह जा चुका था। 5. डेज़ी और गैट्सबी, सपने की शुरुआत। उस दोपहर के बाद मैं प्लाजा होटल में जॉर्डन बेकर से मिला। देर रात चाय के बाद उसने मुझे बताया कि गैट्सबी डेज़ी को जानता था। वे 5 साल पहले मध्य पश्चिम में एक दूसरे को जानते थे। जॉर्डन ने बताया, डेज़ी और मैं एक ही शहर में पले बढ़े। 1917 में डेज़ी 18 साल की थी। वह लुइसविले की सबसे खूबसूरत और सबसे लोकप्रिय लड़की थी। उसका परिवार बहुत अमीर था। डेज़ी हमेशा सफ़ेद कपड़े पहनती थी और उसके पास एक छोटी सफ़ेद कार थी। वह सभी युवा अधिकारियों के साथ बाहर जाती थी। उसके घर का टेलीफोन पूरे दिन बजता रहता था। अक्टूबर में एक दिन मैं डेज़ी के घर के पास से गुजर रहा था। डेज़ी अपनी कार में एक अधिकारी के साथ बैठी थी जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखा था। वे बातचीत में इतने व्यस्त थे कि उन्होंने मुझे नहीं देखा, लेकिन मुझे याद है कि वह युवा अधिकारी किस तरह से डेज़ी को देख रहा था।
उसके लिए वो दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज थी। करीब 1 महीने बाद डेजी की माँ ने उसे न्यूयॉर्क जाने के लिए अपना बैग पैक करते हुए पाया। डेजी उसे अलविदा कहना चाहती थी, एक अधिकारी जो विदेश जा रहा था। बेशक उसके परिवार ने उसे रोक लिया। मैंने पूछा, क्या वह अधिकारी गैट्सबी था? बेशक, जॉर्डन ने कहा। डेजी कुछ समय के लिए उदास थी और ज्यादा बाहर नहीं जाती थी। अगली शरद ऋतु तक वह फिर से समलैंगिक हो गई। फरवरी में उसकी सगाई न्यू ऑरलियंस के एक युवक से हुई, लेकिन जून में उसने शिकागो के टॉम बुकानन से शादी कर ली। ये हमारे शहर की अब तक की सबसे बड़ी शादी थी। क्या आप वहाँ थे? मैंने पूछा। जॉर्डन ने कहा, मैं दुल्हन की सहेली थी। शादी से एक दिन पहले टॉम ने डेजी को $3,50,000 के कुछ मोती दिए। उस शाम डेजी का परिवार एक बड़ा डिनर दे रहा था। जॉर्डन ने आगे कहा, डिनर शुरू होने से आधे घंटे पहले मैं डेजी के कमरे में गया। मोती फर्श पर पड़े थे। डेजी एक हाथ में शराब की बोतल और दूसरे हाथ में एक पत्र लेकर बिस्तर पर लेटी हुई थी। वो बहुत नशे में थी। मैंने पहले कभी शराब नहीं पी थी, डेजी ने कहा, लेकिन मुझे इसमें कितना मज़ा आता है। उसने मोती उठाए और कहा, ये लो, इन्हें नीचे ले जाओ। उन्हें बताओ कि डेजी ने अपना मन बदल लिया है। फिर वह रोने लगी। वह रोती रही और रोती रही। मैंने उसकी माँ की नौकरानी को ढूंढा और हमने डेजी को ठंडे पानी में नहलाया। उसके हाथ में जो पत्र था वह पानी में बिखर गया। आधे घंटे बाद डेजी नीचे चली गई। वह बहुत सुंदर लग रही थी और मोती उसके गले में थे। अगले दिन डेजी ने टॉम बुकानन से शादी कर ली और वे अपने हनीमून पर चले गए। जब वे वापस आए तो मैं उनसे फिर मिला। मैंने कभी किसी लड़की को अपने पति से इतना प्यार करते नहीं देखा। यह अगस्त की बात है। एक हफ्ते बाद टॉम की कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। उसके साथ वाली लड़की का हाथ टूट गया और यह कहानी अखबारों में छप गई। वो लड़की होटल की नौकरानी थी। अगले अप्रैल में डेजी को एक बच्ची हुई और परिवार 1 साल के लिए फ्रांस चला गया। फिर वे शिकागो वापस आ गए। ठीक है, करीब 6 हफ्ते पहले मैंने आपसे गैट्सबी के बारे में पूछा था, जॉर्डन ने कहा। डेजी ने मेरी बात सुनी। वह जानती थी कि वह वही आदमी है जिसे वह लुइसविले में जानती थी। मैंने कहा, यह अजीब बात है कि गैट्सबी भी पूर्व की ओर आया। लेकिन ये बिल्कुल भी अजीब नहीं है, जॉर्डन ने जवाब दिया। गैट्सबी यहाँ डेजी के पास रहने के लिए आया था। वह खाड़ी के उस पार उसका घर देख सकता है। फिर उन सभी पार्टियों के पीछे एक कारण था। गैट्सबी को उम्मीद थी कि एक शाम डेजी उसके घर आएगी। गैट्सबी चाहता है कि तुम उसके लिए कुछ करो, जॉर्डन कह रहा था। वह चाहता है कि तुम डेजी को चाय पर बुलाओ। फिर वह भी फोन करेगा। वह डेजी को अपना घर दिखाना चाहता है। मैंने एक पल के लिए सोचा। गैट्सबी ज्यादा कुछ नहीं मांग रहा था। उसने 5 साल इंतजार किया था। उसने अजनबियों को बड़ी बड़ी पार्टियां दी थीं। और क्यों, एक दोपहर चाय पर डेजी से मिलने के लिए। मैंने पूछा, क्या डेजी गैट्सबी से दोबारा मिलना चाहती है? ओह, उसे इसके बारे में पता नहीं है, जॉर्डन ने जवाब दिया। गैट्सबी चाहता है कि यह एक आश्चर्य हो। अब तक बाहर अंधेरा हो चुका था। मैंने जॉर्डन को डिनर के लिए बाहर बुलाया और हमने टैक्सी ली। यह एक खूबसूरत रात थी। मैंने डेजी और गैट्सबी के बारे में काफ़ी सुना था। मैंने जॉर्डन के गले में अपनी बांह डाली, उसकी ग्रे आंखों में देखा और उसे चूमा। 6. डेजी चाय पीने आती है। जब मैं घर पहुंचा तो सुबह के करीब 2 बज रहे थे। एक पल के लिए मुझे लगा कि मेरे घर में आग लग गई है। फिर मैंने देखा कि गैट्सबी के घर की सारी लाइटें जल रही थीं। लेकिन सब कुछ शांत था। कोई संगीत नहीं था और कोई खुशी भरी हंसी नहीं थी। जब मैं वहां खड़ा था, गैट्सबी लॉन से होते हुए मेरी ओर आया। मैंने कहा, मैंने सोचा कि यह कोई पार्टी है। नहीं, मैं अकेला हूँ, बूढ़े दोस्त। क्यों न तुम मेरी कार में घूमने आओ? बहुत देर हो चुकी है। अच्छा, तैराकी के बारे में क्या ख्याल है? मैंने पूरी गर्मियों में पूल का इस्तेमाल नहीं किया है। मैंने कहा, मुझे बिस्तर पर जाना होगा। ठीक है, पुराने दोस्त।
लेकिन गैट्सबी ने कोई हरकत नहीं की। मैं समझ गया कि वो मुझसे क्या पूछना चाहता था। मैंने मिस बेकर से बात कर ली है, मैंने कहा। मैं कल डेज़ी को फ़ोन करूँगा। कौन सा दिन सबसे अच्छा रहेगा? मैं तुम्हें किसी परेशानी में नहीं डालना चाहता। गैट्सबी ने जल्दी से कहना शुरू किया। परसों कैसा रहेगा? ठीक है, गैट्सबी ने कहा। मुझे घास से कटे हुए फूल लाने होंगे। हमें सब कुछ सही करना होगा, पुराने दोस्त। कुछ फूल लाओ। जब चाय का दिन आया तो भारी बारिश हो रही थी। गैट्सबी मेरे लॉन को काटने के लिए एक आदमी भेजा था। 2 बजे गैट्सबी ने मेरे छोटे से घर के हर कमरे को भरने के लिए पर्याप्त फूल भेजे। 1 घंटे बाद गैट्सबी खुद आया। उसने सफ़ेद सूट, चांदी की शर्ट और सोने की टाई पहन रखी थी। वह पीला और थका हुआ लग रहा था। गैट्सबी बैठ गया और पढ़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन हर आवाज़ पर वह ऊपर देखता रहा। अचानक वो खड़ा हो गया और बोला, मैं घर जा रहा हूँ। कोई नहीं आ रहा है। मैंने कहा, मूर्ख मत बनो। अभी 4 बजने में 2 मिनट ही बाकी हैं। इसलिए गैट्सबी फिर से बैठ गया और उसी समय हम दोनों ने एक कार की आवाज़ सुनी। जैसे ही मैंने सामने का दरवाज़ा खोला, डेज़ी ने अपनी कार रोकी और बाहर निकल गई। मुझे अकेले क्यों आना पड़ा? डेज़ी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो, निक? मैंने डेज़ी का हाथ पकड़ा और उसे लिविंग रूम में ले गया। गैट्सबी वहाँ खड़ा था, बहुत पीला, उसके हाथ जेबों में थे। आधे मिनट तक सन्नाटा छाया रहा। फिर डेज़ी ने हल्की हंसी में कहा, मैं तुम्हें फिर से देखकर बहुत खुश हूँ, जय। बहुत समय हो गया। अगले नवंबर में 5 साल हो जाएंगे, गैट्सबी ने डेज़ी को घूरते हुए कहा। मैं चाय लेने के लिए रसोई में चली गई। कुछ मिनट बाद गैट्सबी मेरे पीछे आया और दरवाज़ा बंद कर दिया। यह एक भयंकर गलती है, उन्होंने कहा। बहुत देर हो चुकी है, पुराने दोस्त, बहुत देर हो चुकी है। बकवास। वापस जाओ और उससे बात करो। तुम दोनों शर्मीले हो, बस इतना ही। मैंने उन्हें आधे घंटे के लिए अकेला छोड़ने का फैसला किया। मैं खिड़की के पास गया। अब बारिश रुक चुकी थी और सूरज चमक रहा था। जब मैंने चाय पी तो मैंने बहुत शोर मचाया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उन्होंने कोई आवाज़ सुनी होगी। डेज़ी और गैट्सबी दोनों सोफे पर बैठे थे। डेज़ी के चेहरे पर आंसू थे, लेकिन वो मुस्कुरा रही थी। गैट्सबी का चेहरा खुशी से चमक रहा था। उनकी खुशी से कमरा भर गया। ओह, हेलो, ओल्ड स्पोर्ट, गैट्सबी ने कहा, जैसे उसने मुझे सालों से नहीं देखा हो। मैं चाहता हूँ कि तुम और डेज़ी मेरे घर आओ। क्या आप वाकई चाहते हैं कि मैं आऊँ? मुझे यकीन है, पुराने खेल। और इस तरह डेज़ी ने पहली बार गैट्सबी का विशाल घर देखा। वह तुम्हारा घर है, जय। वह उत्साहित होकर बोली, क्या तुम वहाँ अकेले रहते हो? ये बहुत बड़ा है। गैट्सबी ने उससे कहा, मैं इसे हमेशा प्रसिद्ध, दिलचस्प लोगों से भरा रखता हूँ। हम बगीचों में घूमते रहे। डेज़ी ने हर फूल, हर पेड़, हर चीज़ की तारीफ की जो उसने देखी। आखिरकार हम घर के सामने सफ़ेद सीढ़ियों पर पहुँचे। उन्हें शांत और खाली देखना अजीब था। घर के अंदर हम एक के बाद एक कमरे में घूमते रहे। हमने लाइब्रेरी में रखी किताबों को निहारा। सभी खूबसूरत कमरे खाली और शांत थे। हम ऊपर गए और बेडरूम और बाथरूम देखे, जो हल्के, गहरे रंगों से रंगे हुए थे। अंत में हम गैट्सबी के अपने कमरे में पहुंचे, जहां हमने बैठकर ड्रिंक पी। गैट्सबी ने डेज़ी को देखना कभी बंद नहीं किया था। एक बार तो वह लगभग सीढ़ियों से नीचे गिर गया था। वह अपने घर की हर चीज़ को उसकी आंखों से देखने की कोशिश कर रहा था। वह नींद में चलने वाले आदमी की तरह था। यह एक अजीब बात है, पुराने खेल, गैट्सबी ने धीरे से कहा, जब मैं देखता हूँ तो मुझे विश्वास नहीं होता। उसने अपना ड्रिंक नीचे रखा और 2 बड़ी अलमारियां खोलीं। उसने शर्ट, सूट, टाई निकालना शुरू कर दिया। गैट्सबी ने बताया, इंग्लैंड में मेरा एक आदमी है जो मेरे लिए कपड़े खरीदता है। वह साल में 2 बार कपड़े भेजता है। चमकीले रंग के कपड़े मेज पर फैल गए और फर्श पर गिर गए। रेशम, ऊनी, सूती कपड़ों का ढेर ऊंचा होता गया। अचानक डेज़ी ने अपना चेहरा शर्ट में छिपा लिया और रोने लगी।
मुझे नहीं पता कि मैं क्यों रो रही हूँ, उसने कहा। लेकिन ये बहुत सुंदर शर्ट है, जय। मैंने अपने पूरे जीवन में पहले कभी इतनी सुंदर शर्ट नहीं देखी। अब अंधेरा होने लगा था और बारिश फिर से शुरू हो गई थी। डेज़ी और गैट्सबी एक साथ खड़े होकर खिड़की से बाहर देख रहे थे। मैं आधे अंधेरे में कमरे में घूमने लगा। गैट्सबी की मेज पर एक सख्त दिखने वाले बूढ़े आदमी की तस्वीर थी। वह आदमी नौकायन के कपड़े पहने हुए था। ये कौन है? मैंने गैट्सबी से पूछा। वह मिस्टर डैन कोडी हैं, पुराने दोस्त। सालों पहले वे मेरे सबसे अच्छे दोस्त हुआ करते थे। अब उनकी मृत्यु हो चुकी है। डैन कोडी के पास एक बड़ी नौक थी और हम लगभग 5 सालों तक साथ साथ घूमते रहे। वे मेरे लिए पिता समान थे। यह उन कुछ बातों में से एक थी जो गैट्सबी ने मुझे अपने बारे में बताई थी जो सच थी। लेकिन तब मुझे यह नहीं पता था। मैं गैट्सबी से मिस्टर कोडी के बारे में और अधिक पूछने जा रहा था, लेकिन डेज़ी अचानक चिल्लाई, यहाँ वापस आओ, जय, जल्दी। पश्चिम में समुद्र के ऊपर गुलाबी और सुनहरे बादल बन गए थे। वह देखो, डेज़ी ने धीरे से गैट्सबी से कहा। मैं तुम्हें उन बादलों में से एक में रखना चाहती हूँ और तुम्हें उसमें धकेलना चाहती हूँ। मैंने तब जाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मुझे जाने नहीं दिया। गैट्सबी ने कहा, मुझे पता है कि हम क्या करेंगे। हम क्लिंगस्प्रिंगर से पियानो बजवाएंगे। गैट्सबी को क्लिंगस्प्रिंगर मिल गया। वह एक युवा व्यक्ति था जो घर में रहता था। संगीत कक्ष में गैट्सबी ने एक लैंप जलाया। पियानो के बगल में उसने कांपते हाथ से डेज़ी की सिगरेट जलाई। वे दोनों रोशनी से दूर एक सोफे पर साथ बैठ गए। क्लिंगस्प्रिंगर पियानो पर बैठ गए और बजाना शुरू कर दिया। सुबह शाम के समय, क्या हमें मज़ा नहीं आया? उसने धीरे से गाया। जब मैं गैट्सबी को अलविदा कहने गया तो उसके चेहरे पर आश्चर्य के भाव थे। गैट्सबी ने लगभग 5 साल तक डेज़ी का सपना देखा था। अब उसका सपना उसके पास था। उसे यकीन नहीं हो रहा था। वे लगभग भूल ही गए थे कि मैं वहाँ हूँ। जब मैं बोल रहा था तो डेज़ी ने ऊपर देखा और अपना हाथ आगे बढ़ाया। गैट्सबी ने भी ऊपर देखा, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वो मुझे नहीं जानता था। मैं उन्हें साथ छोड़कर चुपचाप कमरे से बाहर चला गया। 7. गैट्सबी की आखिरी पार्टी। इसके बाद कई हफ्तों तक गैट्सबी से न तो मुलाकात हुई और न ही कोई बात हुई। मैं कड़ी मेहनत कर रहा था और अपना खाली समय जॉर्डन के साथ बिता रहा था। लेकिन ये वह समय था जब हर कोई गैट्सबी के बारे में बात कर रहा था। अधिक से अधिक अजनबी उसकी पार्टियों में जाने लगे। उसके बारे में अधिक से अधिक अजीब और पागल कहानियां सुनाई जाने लगीं। हर कोई ऐसा लग रहा था कि वो गैट्सबी के बारे में बात कर रहे थे। फिर एक शनिवार को मुझे गैट्सबी की एक और पार्टी में आमंत्रित किया गया। डेज़ी भी वहाँ थी और टॉम ने उसके साथ आने का फैसला किया था। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि टॉम वहाँ था, लेकिन पार्टी अलग लग रही थी। इसके बारे में एक अप्रिय, असहज भावना थी, लेकिन फिर भी सभी लोग वहाँ थे। वे हमेशा की तरह शैंपेन पी रहे थे, पहले की तरह नाच रहे थे और हंस रहे थे। टॉम और डेज़ी अंधेरा होने के समय वहाँ पहुँचे। गैट्सबी तुरंत उनके पास गया। फिर वह उन्हें धीरे धीरे बगीचों में घुमाता हुआ अपने सबसे मशहूर मेहमानों की ओर गर्व से इशारा करता हुआ ले गया। डेज़ी और गैट्सबी ने साथ में डांस किया। मैंने गैट्सबी को पहले कभी डांस करते नहीं देखा था। फिर वे मेरे घर चले आए और वहाँ लगभग आधे घंटे तक साथ बैठे रहे। टॉम को कोई परवाह नहीं थी। उसे एक लड़की मिल गई जिससे वह बात करना चाहता था और शाम हमेशा की तरह बीत गई। मैं देख सकता था कि डेज़ी पार्टी में खुश नहीं थी। उसे हंसते हंसाते चिल्लाते अजनबियों से नफरत थी। उन्हें किसी की या किसी चीज़ की परवाह नहीं थी। जब बुकानन परिवार जाने के लिए तैयार हुआ, तब तक टॉम का मूड खराब हो चुका था। आखिर यह गैट्सबी कौन है? टॉम ने पूछा जब वह और डेज़ी अपनी कार का इंतजार कर रहे थे। क्या वह शराब तस्कर है? एक बदमाश। वह बहुत से अजीब लोगों को जानता है। वह उन्हें कहाँ से ढूंढता है? उसे पैसे कहाँ से मिलते हैं? डेज़ी ने कहा, बहुत से लोग ऐसे भी आते हैं जिन्हें बुलाया नहीं जाता। वो इतने विनम्र हैं कि उन्हें जाने के लिए नहीं कह पाते।
टॉम ने दोहराया, मैं जानना चाहता हूँ कि गैट्सबी कौन है और वह क्या करता है। और मैं इसका पता लगाने जा रहा हूँ। जैसे ही वे अपनी कार में बैठे, डेज़ी ने पीछे मुड़कर घर की ओर देखा। दुख की बात है कि गैट्सबी कहीं दिखाई नहीं दिया। मैं उस रात देर तक रुका क्योंकि गैट्सबी चाहता था कि मैं रुकूं। जब सब चले गए तो हम दोनों सीढ़ियों पर साथ बैठे। गैट्सबी ने कहा, डेज़ी को इसमें मजा नहीं आया। बेशक उसने ऐसा किया। नहीं, उसका समय अच्छा नहीं बीता। मैं उससे बात नहीं कर पाया। मुझे लगा कि मैं उससे पहले से कहीं ज्यादा दूर हो गया हूँ। उसे समझाना मुश्किल है। और फिर गैट्सबी ने मुझे बताया कि वह क्या चाहता था। वह चाहता था कि डेज़ी टॉम से तलाक मांगे। वह चाहता था कि वह टॉम को बताए कि वह उससे प्यार नहीं करती, उसने कभी उससे प्यार नहीं किया, कि वह सिर्फ गैट्सबी से प्यार करती है। गैट्सबी डेज़ी को लुइसविले वापस ले जाना चाहता था, जहां वे पहली बार मिले थे। गैट्सबी और डेज़ी की शादी हो जाएगी। गैट्सबी चाहता था कि पिछले 5 साल पूरी तरह से भूल जाएं। गैट्सबी को ये समझ में नहीं आया कि वो कितना पैसा मांग रहा था। मैंने उससे कहा, डेज़ी से एक बार में बहुत ज्यादा मत पूछो। तुम बीती बातें नहीं दोहरा सकते। क्या अतीत को दोहराया नहीं जा सकता? गैट्सबी ने आश्चर्य से कहा, बेशक आप ऐसा कर सकते हैं। सब कुछ पहले जैसा ही हो जाएगा। वह देखेगी। गैट्सबी ने उस समय के बारे में बात करना शुरू किया जब वो पहली बार डेज़ी से मिला था। उसने मुझे बताया कि उसने पहली बार उसे किस किया था। यही वो समय था जब गैट्सबी का सपना शुरू हुआ था, और उसने अपना जीवन उस सपने को सच करने की कोशिश में लगा दिया था। लेकिन किसी भी महिला को सपने में नहीं बदला जा सकता। मैं ये देख सकता था, लेकिन गैट्सबी नहीं देख सकता था। उसे कोई कारण नहीं दिख रहा था कि वो और डेज़ी हमेशा खुश क्यों न रहें। 8. गर्मी का सबसे गर्म दिन। जब हर कोई गैट्सबी के बारे में बात कर रहा था, तब उसकी पार्टियां। एक शनिवार को गैट्सबी के घर या उसके बगीचे में रोशनी नहीं थी। कुछ कारें घर तक आईं, लेकिन लगभग तुरंत ही चली गईं। मुझे आश्चर्य हुआ कि आखिर मामला क्या है। मैंने वहां जाकर पता लगाने का फैसला किया। एक नए नौकर ने दरवाज़ा खोला। मैंने पूछा, क्या मिस्टर गैट्सबी बीमार हैं? नहीं, उसने रूखेपन से कहा। ठीक है, उससे कहो कि मिस्टर कैरवे ने फ़ोन किया है। कैरवे, ठीक है, और उसने मेरे सामने दरवाज़ा बंद कर दिया। अगले दिन गैट्सबी ने मुझे फ़ोन किया। क्या आप जा रहे हैं? मैंने पूछा। नहीं, पुराने दोस्त, बिल्कुल नहीं। मैंने अपने सभी पुराने नौकरों को भेज दिया है। डेज़ी दोपहर में आती है। मैं नहीं चाहता था कि वे गांव में उसके बारे में बात करें। वोल्फशेम के कुछ दोस्त अब मेरी देखभाल कर रहे हैं। गैट्सबी डेज़ी के निमंत्रण के साथ फ़ोन कर रहा था। वह चाहती थी कि मैं अगले दिन उसके घर पर लंच करूं। जॉर्डन वहां होगा और, जाहिर है, गैट्सबी भी। डेज़ी ने मुझे आधे घंटे बाद फ़ोन किया। वो खुश लग रही थी कि मैंने निमंत्रण स्वीकार कर लिया है, लेकिन उसकी आवाज़ में घबराहट और उत्साह था। अगला दिन गर्मियों का सबसे गर्म दिन था। जरा सी हरकत से भी गर्मी और थकान महसूस होती थी। मैं गैट्सबी को उसकी बड़ी, पीली कार में लेकर बुकानन के घर गया। उसकी हरी चमड़े की सीटें छूने के लिए बहुत गर्म थीं। जिस कमरे में डेज़ी और जॉर्डन बैठे थे, वह अंधेरा और ठंडा था। दोनों लड़कियां, जो सफ़ेद कपड़े पहने हुए थीं, आलस से अपने हाथ ऊपर उठाए हुए थीं। उन्होंने एक साथ कहा, यहाँ बहुत गर्मी है और चलना भी मुश्किल है। गैट्सबी अपने खूबसूरत 44 गुलाबी सूट में कमरे के बीच में खड़ा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो डेज़ी के अपने घर में है। डेज़ी ने उसे देखा और अपनी प्यारी, रोमांचक हंसी दी। उसी समय टॉम ने शोर मचाते हुए दरवाजा खोला और तेजी से कमरे में चला गया। मिस्टर गैट्सबी। हेलो, निक, उसने अपना हाथ मेरी ओर बढ़ाते हुए कहा। हम सबके लिए ठंडा पे बनाओ, डेज़ी चिल्लाई। जैसे ही टॉम कमरे से बाहर गया, डेज़ी गैट्सबी के पास गई और उसके मुंह पर चूमा। तुम्हें पता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ, उसने धीरे से कहा। जब टॉम पे लेकर आया तो हम सबने बड़े चाव से पिया।
हमने अंधेरे भोजन कक्ष में दोपहर का भोजन किया और खूब ठंडी बियर पी। डेज़ी ने पूछा, आज दोपहर हम क्या करने जा रहे हैं? और उसके अगले दिन और अगले 30 साल। ओह, बहुत गर्मी है, डेज़ी लगभग रोते हुए बोली। मैं जानती हूँ, क्यों ना हम न्यूयॉर्क चलें? उसने मेज के उस पार गैट्सबी की आंखों में देखा। आह, डेज़ी ने अपनी कोमल, रोमांचक आवाज में कहा, आप हमेशा इतने अच्छे लगते हैं। वे एक दूसरे को ऐसे देख रहे थे जैसे वे कमरे में अकेले हों। अचानक टॉम बुकानन को समझ आ गया। उसकी पत्नी डेज़ी, मैं गैट्सबी को उसकी बड़ी, पीली कार में लेकर बुकानन के घर गया। उसकी हरी चमड़े की सीटें छूने के लिए बहुत गर्म थीं। जिस कमरे में डेज़ी और जॉर्डन बैठे थे, वह अंधेरा और ठंडा था। दोनों लड़कियां, जो सफ़ेद कपड़े पहने हुए थीं, आलस से अपने हाथ ऊपर उठाए हुए थीं। उन्होंने एक साथ कहा, यहाँ बहुत गर्मी है और चलना भी मुश्किल है। गैट्सबी अपने खूबसूरत 44 गुलाबी सूट में कमरे के बीच में खड़ा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो डेज़ी के अपने घर में है। डेज़ी ने उसे देखा और अपनी प्यारी, रोमांचक हंसी दी। उसी समय टॉम ने शोर मचाते हुए दरवाजा खोला और तेजी से कमरे में चला गया। मिस्टर गैट्सबी। हेलो, निक, उसने अपना हाथ मेरी ओर बढ़ाते हुए कहा। हम सबके लिए ठंडा पे बनाओ, डेज़ी चिल्लाई। जैसे ही टॉम कमरे से बाहर गया, डेज़ी गैट्सबी के पास गई और उसके मुंह पर चूमा। तुम्हें पता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ, उसने धीरे से कहा। जब टॉम पे लेकर आया तो हम सबने बड़े चाव से पिया। हमने अंधेरे भोजन कक्ष में दोपहर का भोजन किया और खूब ठंडी बियर पी। डेज़ी ने पूछा, आज दोपहर हम क्या करने जा रहे हैं? और उसके अगले दिन और अगले 30 साल। ओह, बहुत गर्मी है, डेज़ी लगभग रोते हुए बोली। मैं जानती हूँ, क्यों ना हम न्यूयॉर्क चलें? उसने मेज के उस पार गैट्सबी की आंखों में देखा। डेज़ी ने अपनी कोमल, रोमांचक आवाज में कहा, आप हमेशा इतने अच्छे लगते हैं। वे एक दूसरे को ऐसे देख रहे थे जैसे वे कमरे में अकेले हों। अचानक टॉम बुकानन को समझ आ गया। उसकी पत्नी डेज़ी, गैट्सबी से प्यार हो गया था। टॉम का मुंह थोड़ा खुला। उसने पहले गैट्सबी को देखा और फिर डेज़ी को। टॉम खड़ा हो गया। ठीक है, उसने कठोर स्वर में कहा। हम शहर जा रहे हैं। चलो चलें। लड़कियां तैयार होने के लिए ऊपर चली गईं। हम बरामदे में चले गए। क्या हम अपने साथ पीने के लिए कुछ ले जाएं? डेज़ी ने नीचे से आवाज लगाई। टॉम ने जवाब दिया, मैं थोड़ी विस्की लूंगा। गैट्सबी मेरी ओर मुड़ा और बोला, मैं उसके घर में उससे कुछ नहीं कह सकता, पुराने दोस्त। मैंने कहा, मुझे लगता है कि डेज़ी की आवाज़ ने उसे सब कुछ बता दिया। गैट्सबी ने कहा, उसके पास हमेशा वह सब कुछ रहा है जो वह चाहती थी। डेज़ी की आवाज़ पैसे से भरी है, उन्होंने कहा। बस यही था। डेज़ी का आकर्षण अमीर और बिगड़ेल 45 का आकर्षण था। टॉम विस्की को तौलिए में लपेटकर घर से बाहर आया। डेज़ी और जॉर्डन भी उसके पीछे पीछे आए, जो अपनी सफ़ेद पोशाक में मस्त और आकर्षक दिख रहे थे। क्या हम सब मेरी कार में चलें? गैट्सबी ने कहा। तुम मेरी कार ले लो, टॉम ने ऊंची आवाज में गैट्सबी से कहा। चलो, डेज़ी, मैं तुम्हें इस पीले रंग की कार में ले चलूंगा, उसने गैट्सबी की कार की ओर चलते हुए कहा। लेकिन डेज़ी अपने पति से दूर चली गई। नहीं, टॉम, तुम निक और जॉर्डन को ले लो, हम तुम्हारे पीछे चलेंगे। और उसने गैट्सबी को बुकानन की छोटी नीली कार की ओर धकेल दिया। जॉर्डन, टॉम और मैं गैट्सबी की कार की अगली सीट पर बैठ गए। क्या तुमने वह देखा? टॉम ने गुस्से से हमसे पूछा। डेज़ी को ऐसा आदमी कहाँ से मिला? जॉर्डन ने कहा, वह ऑक्सफोर्ड का आदमी है। वह बिल्कुल नरक है। वह गुलाबी सूट पहनता है। टॉम ने गुस्से से कहा। मैं गैट्सबी के बारे में सच्चाई जानने लगा हूँ, और यह बहुत सुखद नहीं है। अब तक हम सभी गरम और बदमिजाज हो चुके थे। जब टॉम विल्सन के गैराज में पहुंचा तो उसे गैस के लिए रुकना पड़ा। विल्सन धीरे से बाहर आया और तपती धूप में खड़ा हो गया। वह बहुत बीमार लग रहा था। अच्छा, चलो, टॉम चिल्लाया। क्या मुझे खुद ही गैस लानी पड़ेगी? मैं बीमार हूँ, विल्सन ने कहा। मुझे भागना है।
तुम मुझे अपनी पुरानी कार कब बेच सकते हो? अगले हफ्ते, टॉम ने जल्दी से कहा। ये पीला वाला खरीदने के बारे में क्या ख्याल है? मैंने इसे पिछले हफ्ते खरीदा था। तुम क्यों जा रहे हो? विल्सन ने कहा, मैं और मेरी पत्नी पश्चिम जा रहे हैं। मैं उसे यहाँ से दूर ले जा रहा हूँ। मुझे कुछ पता चला है। टॉम ने उसे घूर कर देखा। उसकी चिंता मत करो, मैं तुम्हारा क्या एहसानमंद हूँ, उसने कठोर, ठंडी आवाज में कहा। जब टॉम विल्सन को पैसे दे रहा था, तो गैट्सबी और डेजी नीली कार में वहां पहुंचे। उसी समय मैंने देखा कि मर्टल विल्सन ऊपर की खिड़की से जॉर्डन की ओर देख रही थी। मर्टल विल्सन के चेहरे पर भयंकर ईर्ष्या का भाव था। उसे लगा कि जॉर्डन टॉम की पत्नी है। टॉम ने मर्टल को नहीं देखा। वो विल्सन की कही बात के बारे में सोच रहा था। एक दोपहर में टॉम को लगा कि वो अपनी पत्नी और अपनी मालकिन को भी खो रहा है। वो बहुत तेजी से गाड़ी चलाता रहा, जब तक कि वह नीली कार के पास नहीं पहुंच गया। गैट्सबी रुक गया और डेजी ने आवाज लगाई, तुम कहाँ जा रहे हो? बहुत गर्मी है, हम गाड़ी चलाकर बाद में मिलेंगे। लेकिन टॉम डेजी और गैट्सबी के पास रहना चाहता था। बहस के बाद हम सब प्लाजा होटल चले गए। हमने वहां एक कमरा लिया ताकि हम ड्रिंक कर सकें। यह एक पागलपन भरा विचार था। कमरा बड़ा था, लेकिन बहुत गर्मी थी। हमने सारी खिड़कियां खोल दी, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। ओह, यहाँ बहुत गर्मी है, डेजी ने कहा। हम यहाँ क्यों आए हैं? गर्मी के बारे में बात करना बंद करो, तुम इसे और बदतर बना देते हो, टॉम ने विस्की की बोतल मेज पर रखते हुए कहा। क्यों न उसे अकेला छोड़ दिया जाए, पुराने दोस्त, गैट्सबी ने कहा। तुम आना चाहते थे, तुम्हें पता है, टॉम ने गुस्से में कहा, मुझे पुराना खिलाड़ी कहलाना पसंद नहीं है। तुमने ऐसा कहना कहाँ से सीखा? डेजी ने कहा, अगर तुम असभ्य हो टॉम, तो मैं 1 मिनट भी नहीं रुकूंगी। तुम कुछ बर्फ क्यों नहीं मंगवा लेते? हम चुपचाप बैठे रहे और वेटर के बर्फ लाने का इंतजार करने लगे। फिर टॉम ने गैट्सबी की ओर देखा और कहा, वैसे मिस्टर गैट्सबी, आप तो ऑक्सफोर्ड में थे ना? हाँ, मैं वहां गया था। वेटर बर्फ लेकर आया। उसके जाने के बाद टॉम ने पूछा, तुम वहां कब थे? ठीक ठीक, गैट्सबी ने शांति से जवाब दिया, यह 1919 की बात है। मैं वहां केवल 5 महीने रहा था। युद्ध के बाद अमेरिकी अधिकारी अंग्रेजी विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए जा सकते थे। तो ये कहानी सच थी। मुझे खुशी हुई। डेजी मुस्कुराकर उठ खड़ी हुई। विस्की खोलो टॉम, उसने कहा, और मैं सबके लिए एक ड्रिंक बनाऊंगी। 1 मिनट रुको, टॉम ने कहा। मुझे मिस्टर गैट्सबी से एक और सवाल पूछना है। आगे बढ़ो, गैट्सबी ने विनम्रता से कहा। तुम मेरे और मेरी पत्नी के बीच किस तरह की परेशानी पैदा करना चाहते हो? कृपया इसे बंद करो टॉम, डेजी ने तुरंत कहा। क्यों? टॉम चिल्लाया। क्या मैं कहीं से किसी अनजान को अपनी पत्नी के साथ प्यार करते हुए देखूंगा और कुछ नहीं कहूंगा? अब सुनो, गैट्सबी ने कहा। मुझे तुमसे कुछ कहना है, पुराने दोस्त। ओह, कृपया कुछ मत कहो, डेजी ने कहा। हम सब घर क्यों नहीं चले जाते? बहस करने के लिए बहुत गर्मी है, टॉम ने ऊंची आवाज में कहा। मैं चाहता हूं कि मिस्टर गैट्सबी मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर दें। तुम्हारी पत्नी तुमसे प्यार नहीं करती, गैट्सबी ने कहा। उसने कभी तुमसे प्यार नहीं किया। वो मुझसे प्यार करती है। तुम पागल हो, टॉम चिल्लाया और अपने पैरों पर कूद पड़ा। ये सच है, गैट्सबी ने कहा। हम 5 साल से एक दूसरे से प्यार करते हैं, पुराना खेल, और तुम्हें पता नहीं था। मैं तुम्हें बताता हूँ तुम पागल हो, टॉम ने फिर चिल्लाया। डेजी ने मुझसे शादी करके मुझसे प्यार किया था और अब भी करती है। और मैं भी डेजी से प्यार करता हूँ। मैं हमेशा से करता आया हूँ। वह ये जानती है। गैट्सबी डेजी के पास गया और उसके पास खड़ा हो गया। उसे सच बताओ, उसे बताओ कि तुमने उससे कभी प्यार नहीं किया, उसने कहा। डेजी ने हम सभी को अप्रसन्नता से देखा। मैंने उससे कभी प्यार नहीं किया, उसने धीरे से कहा। फिर डेजी ने अपनी आंखों में डरी हुई, दुखी नज़र के साथ गैट्सबी की ओर रुख किया। ओह, तुम बहुत कुछ चाहते हो, जय। वह रो पड़ी। मैं अब तुमसे प्यार करती हूँ।
क्या ये पर्याप्त नहीं है? वह रोने लगी। मैंने एक बार टॉम से प्यार किया था, लेकिन मैं तुमसे भी प्यार करती थी। तुम भी मुझसे प्यार करते थे, गैट्सबी ने धीरे से दोहराया। डेज़ी ने दुखी होकर कहा, मैं यह नहीं कह सकती कि मैंने कभी टॉम से प्यार नहीं किया। ये सच नहीं होगा। बेशक ऐसा नहीं होगा, टॉम ने कहा। अब मैं तुम्हें घर ले जा रहा हूँ, डेज़ी। तुम समझ नहीं रहे हो, गैट्सबी ने जल्दी से कहा। डेज़ी तुम्हें छोड़कर जा रही है। बकवास। हाँ, मैं हूँ, डेज़ी ने कठिनाई से बोलते हुए कहा। तुम मुझे एक बदमाश के लिए छोड़ रहे हो, टॉम चिल्लाया। वह एक शराब तस्कर है। वह मेयर वोल्फशिम का दोस्त है। मैं तुम्हारे बारे में सब सुन रहा हूँ, मिस्टर गैट्सबी। तुम्हें और तुम्हारे दोस्तों को जेल में होना चाहिए। मैंने गैट्सबी की तरफ देखा। उसका चेहरा सख्त था और चेहरे पर भयानक भाव थे। मुझे तब यकीन हो गया कि उसने एक आदमी को मार दिया है। वह डेज़ी से बात करने लगा, जल्दी जल्दी, उत्साह से। डेज़ी सुनती हुई नहीं दिख रही थी। उस गर्म दोपहर में गैट्सबी का सपना उससे दूर होता जा रहा था। प्लीज जय, डेज़ी ने अचानक कहा, अब और मत बोलो। तुम्हें ये सब बंद करना होगा, प्लीज। टॉम मुस्कुराया। उसे पता था कि वह जीत गया है। तुम घर जाओ, डेज़ी, उसने शांत स्वर में कहा। मिस्टर गैट्सबी के साथ उसकी कार में जाओ। वह तुम्हें फिर से परेशान नहीं करेगा। और धीरे धीरे, दुख की बात है, डेज़ी और गैट्सबी चले गए। जॉर्डन और मैं टॉम के साथ होटल से निकले तो 7 बज चुके थे। जब हम पुल से वापस आ रहे थे, मुझे याद आया कि आज मेरा 30वां जन्मदिन था। मैं उदास और थका हुआ महसूस कर रहा था। 9 शाम को मौत। जे ने कुछ दूरी से विल्सन के गैराज के बाहर लोगों की शांत भीड़ देखी। टॉम ने कहा, ऐसा लगता है कि ये दुर्घटना है। विल्सन को आखिरकार कुछ मरम्मत करवानी पड़ेगी। टॉम ने गाड़ी धीमी कर दी। जब उसने लोगों के चेहरों पर भाव देखे, तो उसने गाड़ी रोक दी। गैराज के अंदर कोई बार बार चिल्ला रहा था, हे भगवान, हे भगवान। टॉम ने उत्साह से कहा, यहाँ कुछ बड़ी मुसीबत है। हम कार से बाहर निकले और टॉम भीड़ को चीरता हुआ गैराज में घुस गया। मर्टल विल्सन का शव कंबल में लिपटा हुआ दीवार के पास एक मेज पर पड़ा था। उसका मुंह खुला हुआ था और उसमें से थोड़ा खून बह रहा था। टॉम वहीं खड़ा था और उसे नीचे देख रहा था। हे भगवान, हे भगवान, विल्सन ने अपने चेहरे पर हाथ रखते हुए दोहराया। टॉम ने धीरे से गैराज में इधर उधर देखा। वह एक पुलिसवाले के पास गया जो एक नोटबुक में कुछ लिख रहा था। क्या हुआ? टॉम ने उससे पूछा। पुलिसकर्मी ने कहा, कार ने उसे टक्कर मार दी। वह सड़क पर भाग गई और तुरंत ही उसकी मौत हो गई। कार नहीं रुकी। भीड़ में से किसी ने कहा, कार न्यूयॉर्क से आ रही थी। यह एक बड़ी, पीली कार थी, जो लगभग 60 की रफ्तार से जा रही थी। विल्सन ने ऊपर देखा और चिल्लाया, तुम्हें मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि वह किस रंग की थी। मुझे पता है कि वह एक पीली कार थी। सुनो, टॉम ने विल्सन के पास जाकर कहा, मुझे अभी अभी यह मिला है। यहाँ, वह पीली कार जो मैं आज दोपहर को चला रहा था, वह मेरी नहीं थी, क्या तुमने सुना? विल्सन ने कोई नोटिस नहीं लिया। टॉम ने मुझसे कहा, चलो बाहर निकले, और हम भीड़ के बीच से वापस आ गए। टॉम पहले धीरे धीरे गाड़ी चलाता रहा, फिर तेज। जब मैंने उसकी तरफ देखा, तो पाया कि वह रो रहा था। वह गैट्सबी, वह 48 का है। टॉम चिल्लाया, उसने मर्टल को मार डाला। उसने उसे मार डाला और उसने अपनी कार भी नहीं रोकी। बाद में मुझे पता चला कि क्या हुआ था। विल्सन को आखिरकार पता चल गया था कि मर्टल का एक प्रेमी है। उसने विल्सन को उस आदमी का नाम बताने से इनकार कर दिया। इसलिए विल्सन ने उसे कई घंटों तक अपने बेडरूम में बंद कर दिया था। 7 बजे से ठीक पहले किसी ने मर्टल को चिल्लाते हुए सुना, मुझे मारो, गंदे छोटे काया। तभी मर्टल शाम के अंधेरे में बाहर निकल गई थी। वह चिल्ला रही थी और अपनी बाहें हिला रही थी। क्या वह चाहती थी कि पीली कार रुक जाए? मर्टल विल्सन की तुरंत मौत हो गई और उसका खून धूल भरी सड़क पर बह गया। टॉम ने अपनी कार घर के बाहर रोकी और रोशन खिड़की की ओर देखा।
डेज़ी घर पर है, उसने कहा। फिर उसने मेरी तरफ देखा और कहा, मुझे माफ़ करना, निक, मुझे तुम्हें वेस्ट एग ले जाना चाहिए था। मैं तुम्हें घर ले जाने के लिए टैक्सी बुला लूंगा। अंदर आओ और कुछ खाना खाओ। नहीं, धन्यवाद, मैंने कहा। मैं बाहर इंतजार करूंगा। जॉर्डन ने मेरे हाथ पर हाथ रखा। अंदर आ जाओ, अभी तो सिर्फ 9:30 बजे हैं, उसने कहा। मैंने अपना सिर हिलाया। मैं थका हुआ और बीमार महसूस कर रहा था। बुकानन परिवार से एक दिन में ही मेरा काफी सामना हो चुका था। जॉर्डन ने एक पल के लिए मेरी तरफ देखा, फिर वह टॉम के पीछे पीछे घर में चली गई। वह आखिरी बार था जब मैंने उसे देखा था। मैं धीरे धीरे चलकर गेट के पास टैक्सी का इंतजार करने लगा। गैट्सबी मेरे सामने रास्ते पर आ गया। उसका गुलाबी सूट चांदनी में चमक रहा था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने आश्चर्य से पूछा। बस यहीं खड़ी हूँ, पुराने खेल। गैट्सबी ने धीरे से पूछा। क्या उसे मार दिया गया था? हाँ, मैंने भी यही सोचा था। यही बात मैंने डेज़ी से कही थी। मैं वेस्ट एग वापस आया और कार गैराज में रख दी। गैट्सबी ने आगे कहा, मुझे नहीं लगता कि किसी ने हमें देखा। मैं गैट्सबी को घूरता रहा, मुझे लग रहा था कि मैं उससे नफरत करता हूँ। आखिर यह कैसे हुआ? मैंने गुस्से से पूछा। खैर, मैंने पहिया घुमाने की कोशिश की, गैट्सबी ने शुरू किया। मुझे अचानक सच्चाई का पता चल गया। क्या डेज़ी गाड़ी चला रही थी? हाँ, गैट्सबी ने एक पल के बाद कहा, लेकिन निश्चित रूप से, मैं कहूँगा कि मैं था। जब हम न्यूयॉर्क से निकले तो डेज़ी बहुत परेशान थी। मुझे लगा कि गाड़ी चलाने से वह शांत हो जाएगी। वो महिला सड़क पर उस समय दौड़ी जब दूसरी तरफ से एक कार आ रही थी। मुझे लगता है कि वह चाहती थी कि हम रुकें। डेज़ी दूसरी कार की तरफ मुड़ी और फिर वापस मुड़ी। वह बहुत डरी हुई थी। मैंने अपना हाथ पहिए पर रखा, लेकिन महिला पहले ही कार के नीचे आ चुकी थी। डेज़ी रुकने को तैयार नहीं थी, गैट्सबी ने बताया। फिर उसे बेहोशी महसूस हुई और मैं घर चला आया। मैं अब यहाँ इंतज़ार कर रहा हूँ, ताकि टॉम कोई परेशानी न करे। मैंने कहा, टॉम डेज़ी के बारे में नहीं सोच रहा है। फिर मैंने एक पल के लिए सोचा, अगर टॉम को पता चले कि डेज़ी गाड़ी चला रही थी तो वह क्या करेगा? क्या वह मानेगा कि मर्टल की मौत एक दुर्घटना थी? मैंने गैट्सबी से कहा, तुम यहीं रुको। मैं घर वापस जाकर देखूंगा कि क्या हो रहा है। रसोई में लाइट जल रही थी। डेज़ी और टॉम रसोई की मेज पर एक दूसरे के सामने बैठे थे। टॉम बात कर रहा था और डेज़ी का हाथ पकड़े हुए था। डेज़ी ने टॉम की तरफ देखा और अपना सिर हिलाया। वे दोनों एक दूसरे के ही जैसे लग रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वे कुछ योजना बना रहे थे। मैं वापस गैट्सबी के पास गया, जो वहीं खड़ा था जहां मैंने उसे छोड़ा था। मुझे अपनी टैक्सी की आवाज़ सुनाई दे रही थी। सब कुछ शांत है, मैंने कहा। अच्छा होगा कि तुम मेरे साथ घर चलो। गैट्सबी ने अपना सिर हिलाया। मैं उनके सोने तक यहीं इंतजार करूंगा। डेज़ी को मेरी ज़रूरत पड़ सकती है। शुभ रात्रि, पुराने दोस्त। गैट्सबी ने अपने गुलाबी सूट की जेबों में हाथ डाला। मैंने उसे चांदनी में वहीं खड़ा छोड़ दिया। 10 एक सपने का अंत। उस रात मैं बुरी तरह सो गया। मुझे भयानक, डरावने सपने आए। भोर से ठीक पहले, मैंने गैट्सबी के घर की ओर एक टैक्सी की आवाज़ सुनी। मैंने कपड़े पहने और तुरंत वहां गया। सामने का दरवाज़ा खुला था। गैट्सबी अभी भी अपना गुलाबी सूट पहने हुए हॉल में बैठा था। कुछ नहीं हुआ, गैट्सबी ने दुखी होकर कहा। 4 बजे, वो एक पल के लिए खिड़की पर आई। फिर उसने लाइट बंद कर दी। हमने घर में सिगरेट की तलाश की। हर जगह धूल थी। हम अंधेरे में बैठकर सिगरेट पीते रहे। मैंने गैट्सबी से कहा, तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। पुलिस को ज़रूर पता चल जाएगा कि पीली कार तुम्हारी है। चले जाओ। बेशक मैं नहीं जा सकता, पुराने दोस्त। मुझे पता लगाना होगा कि डेज़ी क्या करना चाहती है। गैट्सबी ने मुझे डेज़ी के बारे में बताना शुरू किया। उसने मुझे बताया कि कैसे वह पहली बार उसकी सुंदरता और उसके पैसे से उत्साहित हुआ था। गैट्सबी बिना पैसे वाला एक युवक था और उसे पैसे मिलने की कोई उम्मीद नहीं थी। 1 अक्टूबर की रात,
वो और डेज़ी प्रेमी बन गए। फिर उसे डेज़ी से प्यार हो गया और डेज़ी, एक लड़की जिसके पास वह सब कुछ था जो वह चाहती थी, उससे प्यार करने लगी। गैट्सबी के लिए जीवन अधिक से अधिक अवास्तविक होता जा रहा था। वह डेज़ी को अपने भविष्य के सपनों के बारे में बताने में घंटों बिताता था और जाहिर है वो उसकी बात सुनती थी। फिर गैट्सबी को युद्ध में जाना पड़ा। जब वह वापस आया तो टॉम और डेज़ी अपने हनीमून पर थे। घर भोर की हल्की रोशनी से भरने लगा। गैट्सबी के बगीचे में पक्षी चहचहाने लगे। मुझे नहीं लगता कि उसने कभी उससे प्यार किया होगा, गैट्सबी ने कहा। आज दोपहर उसने जो कुछ कहा उस पर आपको ध्यान नहीं देना चाहिए। वह उत्साहित थी और टॉम ने उसे डरा दिया। गैट्सबी और मैंने साथ में नाश्ता किया और फिर हम अंदर चले गए। बगीचे में हवा ठंडी थी। गर्मियां लगभग खत्म हो चुकी थीं। माली हमारे पास आया और बोला, मैं स्विमिंग पूल से पानी निकालने जा रहा हूँ, मिस्टर गैट्सबी। पत्तियां जल्द ही गिरने लगेंगी। आज ऐसा मत करो, गैट्सबी ने कहा। मैंने पूरी गर्मियों में उस पूल का उपयोग नहीं किया है। मेरे लिए काम पर जाने का समय हो गया था, लेकिन मैं काम नहीं करना चाहता था और मैं गैट्सबी को अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। मैंने उससे कहा, मैं तुम्हें फ़ोन करूँगा। करो, पुराने दोस्त। मुझे लगता है डेज़ी भी फ़ोन करेगी। मुझे ऐसा लगता है। हमने हाथ मिलाया और मैं वहाँ से जाने लगा। फिर मैं रुका और लॉन के उस पार चिल्लाया, वे अच्छे नहीं हैं, गैट्सबी। तुम उन सभी से बेहतर हो। ये गैट्सबी को दी गई मेरी एकमात्र तारीफ 49 थी, लेकिन मुझे हमेशा खुशी होती है कि मैंने ये कहा। गैट्सबी ने मुझे एक बड़ी मुस्कान दी और अपना हाथ ऊपर उठाया। सफ़ेद सीढ़ियों के सामने उसका गुलाबी सूट चमकीला दिख रहा था। अलविदा, मैंने पुकारा। धन्यवाद, गैट्सबी। विल्सन पूरी रात मर्टल के लिए रोता रहा। फिर उसने अपने पड़ोसियों से बात करना शुरू किया। 2 महीने पहले मर्टल न्यूयॉर्क से एक चोटिल चेहरे के साथ वापस आई थी। बाद में विल्सन को मर्टल की डेस्क में एक महंगा कुत्ते का कॉलर मिला था। विल्सन ने कहा, उसने उसे उसके लिए खरीदा था। उसने उसे उसके लिए खरीदा और फिर उसे मार डाला। उसने उसे पीली कार में बैठे आदमी को मार डाला। वो उससे बात करने के लिए बाहर भागी और वह रुका ही नहीं। किसी तरह विल्सन को पता चल गया कि पीली कार किसकी है। मर्टल की हत्या के अगले दिन दोपहर 2:30 बजे विल्सन ने कार को अपने कब्जे में ले लिया। वेस्ट एग गया। उसने गैट्सबी के घर का रास्ता पूछा। 2 बजे गैट्सबी अपने एयरबेड 50 के साथ स्विमिंग पूल में चला गया था। उसने अपने नौकरों से कहा कि अगर कोई फ़ोन करे तो उसे फ़ोन कर दें। किसी ने फ़ोन नहीं किया। उसका सपना खत्म हो गया। मैं उस दिन ज़्यादा काम नहीं कर पाया। मैं करीब 4:30 बजे वेस्ट एग वापस आ गया। गैट्सबी घर में नहीं था। एक नौकर ने मुझे बताया कि वह स्विमिंग पूल से वापस नहीं आया है। हम जल्दी से पूल में उतरे। एयरबेड धीरे धीरे गोल गोल घूम रहा था। पानी में थोड़ा खून था और गैट्सबी एयरबेड पर पड़ा था, मरा हुआ। जब हम गैट्सबी के शव को घर ले जा रहे थे तो हमने देखा कि विल्सन घास पर पड़ा हुआ था। विल्सन ने गैट्सबी को गोली मारी थी और फिर खुद को भी गोली मार ली थी। जांच 51 में मर्टल की बहन ने कसम खाई कि मर्टल ने गैट्सबी को कभी नहीं जाना था। उसने ये भी कहा कि विल्सन और उसकी पत्नी पूरी तरह से खुश थे। इसलिए विल्सन को दुख से पागल हो चुका आदमी 52 कहा गया और मामला बंद कर दिया गया। गैट्सबी को ढूंढने के लगभग आधे घंटे बाद मैंने डेज़ी को फ़ोन किया। श्री और श्रीमती बुकानन आज दोपहर चले गए, एक नौकर ने मुझे बताया। वे कुछ समय के लिए बाहर रहेंगे। मैंने पूछा, क्या उन्होंने कोई पता छोड़ा है? नहीं, नौकर ने जवाब दिया। क्या तुम्हें पता है कि वे कहाँ हैं? मुझे नहीं पता, सर। मुझे बहुत खेद है। मुझे लगा कि मुझे किसी को गैट्सबी के बारे में बताना चाहिए। मुझे मेयर वोल्फशेम का ख्याल आया। मैंने उन्हें फ़ोन किया, लेकिन वे पहले ही अपने दफ्तर से निकल चुके थे। अगले ही क्षण मैंने एक नौकर को न्यूयॉर्क में एक पत्र भेजा। वोल्फशेम ने बहुत ही संक्षिप्त उत्तर भेजा। प्रिय श्री कैरवे, यह मेरे लिए बहुत बड़ा सदमा है। मैं अंतिम संस्कार में नहीं जा सकता क्योंकि मैं बहुत व्यस्त हूँ।
मैं घर नहीं जाना चाहता। मैं उसे वैसे ही याद रखूंगा जैसे वह था। आपका सच्चा, मेयर वुल्फशाइम। उस दिन और अगले दिन भी मुझे पुलिस और पत्रकारों के सवालों का जवाब देना पड़ा। गैट्सबी की मौत की खबर सभी अखबारों में थी, लेकिन डेज़ी ने फ़ोन नहीं किया। तभी हेनरी गैट्स का टेलीग्राम आया। उन्होंने शिकागो के एक अखबार में अपने बेटे की मौत की खबर पढ़ी थी। वे अंतिम संस्कार में आ रहे थे। सच्चाई ये थी कि जे गैट्सबी ने जेम्स गैट्स के नाम से जीवन की शुरुआत की थी। वो मध्य पश्चिम में एक गरीब किसान का बेटा था। 16 साल की उम्र में उसने घर छोड़ दिया था। 1 साल तक जेम्स गैट्स लेक सुपीरियर के पास मछुआरे के तौर पर काम करता रहा था। गैट्स एक सुंदर दिखने वाला युवक बन गया था, जो महिलाओं के बीच लोकप्रिय था। वो कॉलेज गया था, लेकिन वहाँ केवल 2 सप्ताह ही रहा था। जेम्स गैट्स पहले से ही महत्वाकांक्षी था, वह सफलता का सपना देख रहा था। एक सुबह गैट्स ने डैन कोडी की बड़ी सफ़ेद नौक को किनारे के पास देखा। गैट्स ने एक नाव ढूंढी और नौक पर काम मांगने के लिए चला गया। डैन कोडी ने कुछ सवाल पूछे। गैट्स ने डैन कोडी को बताया कि उसका नाम जे गैट्सबी था। कोडी ने देखा कि सुखद मुस्कान वाला वह युवक तेज और महत्वाकांक्षी था। जब नौक रवाना हुई तो जे गैट्सबी उसके साथ चला गया। गैट्सबी कोडी के साथ 5 साल तक रहा, जब तक कि बूढ़ा आदमी मर नहीं गया। गैट्सबी को बूढ़े आदमी का कोई पैसा नहीं मिला, लेकिन गैट्सबी ने सीख लिया था कि अमीर लोग कैसे रहते हैं। गैट्सबी को अब पता था कि उसे क्या चाहिए। श्री हेनरी गैट्स जब अंतिम संस्कार के लिए पहुंचे तो पहले से ही रो रहे थे। वो एक बूढ़े व्यक्ति थे और इतने दुखी थे कि मुश्किल से खड़े हो पा रहे थे। लेकिन जब उन्होंने घर के चारों ओर देखा तो वो और अधिक खुश हो गए। जिमी ने यहाँ पूर्व में अच्छा प्रदर्शन किया, श्री गैट्स ने कहा। यहीं पर उसने अपना सारा पैसा कमाया। वो एक अच्छा लड़का था और उसका भविष्य उज्ज्वल था। वो अपने देश के लिए वाकई कुछ अच्छा कर सकता था। मुझे अपने लड़के श्री कैरवे पर गर्व है। यह मेरे लिए बहुत बड़ा सदमा है। अंतिम संस्कार के दिन बारिश होती रही और बारिश होती रही। 3 बजे मंत्री पहुंचे। गैट्सबी के पिता और मैं अन्य शोक मनाने वालों का इंतजार कर रहे थे। आधे घंटे के बाद मंत्री अपनी घड़ी देखने लगे। हमने थोड़ी देर और इंतजार किया, लेकिन कोई नहीं आया। जब हम कब्रिस्तान पहुंचे तो तेज बारिश हो रही थी। जैसे ही हम कब्र की ओर बढ़े, मैंने सुना कि कोई हमारा पीछा कर रहा है। ये वही मोटा आदमी था जिसे मैंने 3 महीने पहले गैट्सबी की लाइब्रेरी में देखा था। जब हम कब्र के पास खड़े थे, मैंने देखा कि डेज़ी ने कोई संदेश नहीं भेजा था। फूल या संदेश। अंतिम संस्कार के बाद मोटे आदमी ने कहा, मुझे खेद है कि मैं घर नहीं पहुंच सका। कोई बात नहीं, मैंने कहा। घर पर कोई नहीं आया। मोटा आदमी घूरता रहा। हे भगवान, उन्होंने कहा, और सैकड़ों लोग वहां जाते थे। क्या दोस्त थे। 11। मैं पश्चिम की ओर वापस जाता हूँ। और यहीं पर गैट्सबी की कहानी खत्म हो जाती है। गैट्सबी की मौत के बाद मैं लॉन्ग आइलैंड पर और नहीं रह सकता था। मैं वापस पश्चिम जाना चाहता था। मैं वापस वहीं जाना चाहता था जहां से हम सब आए थे। मैं उस जगह पर वापस जाना चाहता था जहां मुझे सबसे ज्यादा खुशी मिलती थी। मैंने न्यूयॉर्क जाने से पहले एक बार फिर टॉम बुकानन को देखा। जब वह रुका और अपना हाथ आगे बढ़ाया तो मैंने अपने हाथ अपनी पीठ के पीछे रख लिए। क्या बात है, निक? उसने पूछा। क्या तुम मुझसे हाथ नहीं मिलाओगे? मैंने जवाब दिया, तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारे बारे में क्या सोचता हूँ। उस दोपहर तुमने विल्सन से क्या कहा? टॉम ने मेरी तरफ देखा और मुझे पता चल गया कि मेरा अनुमान सही था। टॉम ने मेरी बांह पकड़ ली। सुनो, उसने कहा। मैंने विल्सन को सच बता दिया। वो हमारे घर में बंदूक लेकर आया था। अगर मैंने उसे नहीं बताया होता कि पीली कार का मालिक कौन है, तो वह हम में से किसी को मार देता। और मुझे उसे क्यों नहीं बताना चाहिए था? टॉम ने कहा। उस गैट्सबी ने तुम्हें और डेज़ी को भी बेवकूफ़ बनाया, लेकिन वह बहुत मजबूत था और उसने मर्टल को कुत्ते की तरह मार डाला। मैं कुछ नहीं कह सकता था। मुझे सच पता था, लेकिन मैं कुछ नहीं कह सकता था।
टॉम ने वही किया जो वह करना चाहता था, गैट्सबी से छुटकारा पाना चाहता था। टॉम और डेज़ी अमीर, लापरवाह लोग थे। उन्होंने जो चाहा वो ले लिया और जो नहीं चाहिए था उसे नष्ट कर दिया। 54 फिर वे चले गए, दूसरों को गंदगी साफ करने के लिए छोड़ दिया। 55 जब मैं वहां से निकला तो गैट्सबी का घर खाली था और घास बहुत लंबी हो गई थी। अपनी आखिरी रात में मैं बगीचे में खड़ा होकर गैट्सबी और उसके सपने के बारे में सोच रहा था। गैट्सबी को अपने सपने पर पूरा भरोसा था। उसने उसका अनुसरण किया और लगभग उसे साकार कर ही दिया। हर किसी का एक सपना होता है और गैट्सबी की तरह हमें भी अपने सपने का पीछा करना चाहिए, चाहे वह हमें कहीं भी ले जाए। कुछ अप्रिय लोग गैट्सबी के सपने का हिस्सा बन गए, लेकिन इसके लिए उसे दोषी नहीं ठहराया जा सकता। गैट्सबी अंततः सफल रहा, है न?